भयंकर तूफान ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था और हवा की गड़गड़ाहट हर तरफ गूंज रही थी। तारा अपने लकड़ी के घर के बाहर खड़ी होकर प्रकृति के विनाशकारी रूप को शांत भाव से देख रही थी। उसे जड़ी बूटियों और पारंपरिक चिकित्सा का बहुत ही गहरा ज्ञान था। अचानक उसकी तेज नजरों ने घने पेड़ों के बीच कुछ अजीब हलचल देखी जो हवा के बहाव से अलग थी। उसने अपनी लालटेन उठाई और बिना किसी डर के उस खतरनाक अंधेरे जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंची जहां एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। वह बेहोश था और उसके महंगे कपड़े फट चुके थे जो किसी बड़े संघर्ष की गवाही दे रहे थे। तारा ने तुरंत अपनी लालटेन नीचे रखी और उसकी नब्ज की जांच करने लगी जो बहुत धीमी चल रही थी। उस अजनबी के शरीर पर कई गहरे घाव थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। बिना एक भी पल बर्बाद किए तारा ने उसे अपने सुरक्षित घर ले जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। उस भारी भरकम आदमी को सहारा देकर घर तक लाना आसान नहीं था, लेकिन तारा की शारीरिक और मानसिक ताकत अद्भुत थी। उसने उसे अपनी लकड़ी की चारपाई पर लिटाया और तुरंत आग जलाकर कमरे को गर्म किया ताकि उसे ठंड से बचाया जा सके। फिर उसने अपनी विशेष जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया और बड़ी ही सावधानी से उसके सभी घावों को साफ करके वहां लगाया। वह जानती थी कि यह आम छोटे नहीं है, बल्कि किसी धारदार हथियार से किए गए जानलेवा हमले का नतीजा है। इसके बावजूद वह बिल्कुल भी घबराई नहीं और अपना काम करती रही। तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने और कुछ अजनबियों के भारी कदमों की आवाजें आने लगीं, जो खतरे का सीधा संकेत थीं। हमलावर अपने शिकार को ढूंढते हुए इस दूरदराज के इलाके तक पहुंच चुके थे और वे हर घर की तलाशी ले रहे थे। तारा ने तुरंत दरवाजे और खिड़कियों को मजबूती से बंद किया और लालटेन की रोशनी को पूरी तरह से बुझा दिया। उसने अजनबी के खून से सने कपड़ों को जमीन के नीचे बने एक खुफिया तहखाने में छिपा दिया ताकि कोई सुराग न मिले। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसका दिमाग शांत और सतर्क था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और एक कर्कश आवाज ने उसे बाहर आने का आदेश दिया, जो बहुत डरावना था। तारा ने अपने चेहरे पर एक डरी हुई नासमझ ग्रामीण लड़की का भाव ओढ़ लिया और धीरे से दरवाजा खोला। बारिश में भीगे हुए 3 लोग हथियारों के साथ वहां खड़े थे और उनकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थीं। उन्होंने पूछा कि क्या उसने किसी घायल आदमी को इस तरफ आते देखा है जो उनका दुश्मन है। तारा ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया और उन पर विश्वास जमाने की कोशिश की। मैंने किसी को नहीं देखा है साहब, क्योंकि मैं तो इस भयंकर तूफान की वजह से बहुत डरी हुई हूं। तारा ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया और अपनी झोपड़ी के अंदर का साधारण दृश्य उन्हें दिखाया। उन्होंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे और गरीबी के अलावा उन्हें वहां कुछ भी रहस्यमयी या संदिग्ध नहीं दिखाई दिया। उन्हें लगा कि यह मामूली और बेवकूफ लड़की किसी भी तरह से उनके इतने बड़े दुश्मन को पनाह नहीं दे सकती है। कुछ देर बाद वे निराश होकर गालियां देते हुए वहां से चले गए और अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गए। हमलावरों के जाने के बाद तारा ने गहरी राहत की सांस ली और तुरंत अपने शांत रूप में वापस आ गई। वह तेजी से मुड़ी और मरीज की स्थिति जांचने के लिए चारपाई के पास पहुंच गई, जहां अजनबी लेटा हुआ था। विक्रम को धीरे धीरे होश आ रहा था और उसकी धुंधली आंखों ने सबसे पहले इस साहसी लड़की का चेहरा देखा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा बच गया है, क्योंकि उस पर हुआ हमला बहुत ही खतरनाक था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से कराह ही निकल पाई। कृपया अभी ज्यादा हिलने या कुछ भी बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं। तारा ने एक सूती कपड़ा पानी में भिगोकर उसके माथे पर रखते हुए बड़ी ही कोमलता से कहा, मैंने तुम्हारे घावों पर कुछ जंगली जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया है जो दर्द को कम करने में काफी मदद करेगा। बाहर तुम्हारे दुश्मन अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हारा यहां पूरी तरह से शांत और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। विक्रम ने उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और बुद्धिमत्ता देखी जो किसी आम गांव वाली लड़की में नहीं होती है। विक्रम दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक का इकलौता वारिस और एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े धोखे देखे थे, इसलिए वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। लेकिन इस अनजान लड़की की निस्वार्थ सेवा और निडरता ने उसके कठोर दिल को गहराई से छू लिया था। जब उसने हथियारों से बात करते हुए इस लड़की की चतुराई सुनी थी, तब वह आधी बेहोशी की हालत में था।
वह समझ गया था कि यह लड़की बाहर से जितनी साधारण दिखती है, अंदर से उतनी ही तेज है। तुम कौन हो और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक अनजान आदमी को क्यों बचाया है? विक्रम ने अपनी कमजोरी को छिपाते हुए बहुत ही धीमी लेकिन भारी और रौबदार आवाज में उससे सवाल पूछा। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह अभी भी अपने किसी कर्मचारी से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई रिपोर्ट मांग रहा हो। तारा ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम जारी रखा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने सामने किस हस्ती को नजरअंदाज कर रही है। मेरा नाम तारा है और मैं सिर्फ अपना मानवीय कर्तव्य निभा रही हूं, क्योंकि किसी की जान बचाना कोई सौदा नहीं होता। उसने एक गर्म सूप का प्याला उसके होठों के पास लाते हुए पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। मुझे तुम्हारी पहचान या तुम्हारे उन खूंखार दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ एक मरीज हो। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लायक नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। उसके इस बेबाक जवाब ने विक्रम को एक बार फिर पूरी तरह चौंका दिया। विक्रम ने चुपचाप सूप पी लिया, क्योंकि उसका शरीर सच में बहुत कमजोर हो चुका था और उसे ताकत की जरूरत थी। वह अपने दिमाग में उन घटनाओं को जोड़ रहा था जिनके कारण उसे आज इस जंगल में छिपना पड़ा है। उसका अपना चचेरा भाई राहुल ही वह गद्दार था जिसने पारिवारिक व्यवसाय को पूरी तरह से हथियाने के लिए यह साजिश रची। राहुल ने उसके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उन किराए के हथियारों को सीधे उसके पीछे लगा दिया था ताकि कोई निशान न बचे। अब उसे अपनी अगली चाल बहुत सोच समझकर चलनी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस छोटे से कमरे में मौजूद जड़ी बूटियों की तेज लेकिन शांत महक को गहराई से महसूस किया। बाहर अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी, जो उस छोटी सी झोपड़ी की पुरानी और कमजोर छत से लगातार टकरा रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और तारा को आग के पास बैठे हुए कुछ जड़ी बूटियों को पीसते हुए बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो विक्रम की हमेशा भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण दुनिया से बिल्कुल ही अलग और नया था। यह सुकून उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। पूरी रात का वह लंबा और भयानक समय बहुत ही धीरे धीरे और तनावपूर्ण तरीके से बीत रहा था, क्योंकि खतरा टला नहीं था। तारा बीच बीच में उठकर उसके घावों की सावधानी से जांच करती और उसके माथे की पट्टी को ठंडे पानी से बदलती रहती थी। विक्रम अपनी आधी नींद और बेहोशी की हालत में भी उसके इन सभी छोटे छोटे लेकिन देखभाल भरे प्रयासों को महसूस कर रहा था। जब सुबह की पहली किरण उस कमरे के अंदर आई तो तूफान काफी हद तक थम चुका था और शांति छा गई थी। विक्रम का बुखार भी उतर गया था। तुम्हारी हालत में अब पहले से काफी सुधार आ रहा है और यह एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बात है। तारा ने कुछ जंगली फलों को एक साफ प्लेट में रखते हुए अपनी मीठी आवाज में उससे कहा, लेकिन तुम्हें अभी भी कई दिनों तक पूरा आराम करने की सख्त जरूरत है, ताकि तुम्हारे ये गहरे घाव अच्छी तरह से भर सकें। विक्रम ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने तुरंत ही इस बात का विरोध किया और उसे वापस लेटना ही पड़ा। उसे यह एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से इस लड़की पर निर्भर है। मुझे किसी सुरक्षित जगह पर जाने और अपने लोगों से संपर्क करने के लिए एक मोबाइल फोन की तत्काल जरूरत है। विक्रम ने अपनी लाचारी को छिपाते हुए पूरी कठोरता और एक आदेश के अंदाज में उस लड़की से यह बात कही। मैं तुम्हें इस छोटी सी मदद के बदले में इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोची भी नहीं होगी। वह यह सोच रहा था कि पैसे का लालच इस साधारण सी गरीब लड़की को तुरंत ही उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर देगा। यह उसका हमेशा का काम करने का तरीका था। तारा ने अपनी जगह पर खड़े रहकर बहुत ही शांति से उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं दिखाई दिया। यहां इस घने जंगल में किसी भी मोबाइल फोन का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उसने साफ साफ शब्दों में कहा, जो विक्रम के अहंकार पर एक बहुत ही करारा और अप्रत्याशित तमाचा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई है ताकि मैं इसका फायदा उठाकर तुमसे कोई भारी कीमत या कोई इनाम वसूल कर सकूं। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने विक्रम को इतने सीधे शब्दों में बिना किसी डर या स्वार्थ के जवाब दिया था। उसकी दुनिया में लोग हमेशा उसके सामने सिर झुकाते थे और उसकी दौलत के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते थे। इस साधारण सी दिखने वाली लड़की की आंखों में जो आत्मसम्मान और सच्चाई की चमक थी,
वह सच में बहुत ही दुर्लभ और कीमती थी। उसने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि उसने इस लड़की को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है और वह गलत था। वह अब उसका सम्मान करता था। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है और मैं अपनी उस खराब बात के लिए तुमसे माफी मांगता हूं, विक्रम ने अपने लहजे को थोड़ा नरम करते हुए कहा, जिससे तारा को भी थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तारा ने सिर्फ हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा कि वह जंगल से कुछ और खास जड़ी बूटियां लेने जा रही है। उसने उसे सलाह दी कि वह दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद रखे और किसी भी अजनबी की आवाज सुनकर बाहर बिल्कुल न आए। खतरे की संभावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तारा जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि बारिश का पानी कल रात के खूनी संघर्ष के सभी निशानों को धो चुका था, लेकिन उसकी तेज नजरों ने मिट्टी में बने जूतों के उन भारी निशानों को तुरंत पहचान लिया जो गांव की तरफ जा रहे थे। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि वे क्रूर हथियारे गांव वालों को परेशान करके इस अजनबी के बारे में सुराग ढूंढ सकते हैं। उसे किसी भी तरह से उन हथियारों को एक गलत दिशा में भटकाने के लिए कोई बहुत ही ठोस योजना बनानी होगी। वह तेजी से सोचने लगी। उसने खून से सने हुए अजनबी के फटे कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे विपरीत दिशा की झाड़ियों में फंसा दिया। उसने जानबूझकर वहां की मिट्टी को इस तरह से रौंद दिया जैसे कोई घायल इंसान अपनी जान बचाने के लिए वहां से घसीटता हुआ भागा हो। यह एक बहुत ही चतुराई भरा कदम था जो उन पेशेवर हथियारों को उलझाने और उनका कीमती समय बर्बाद करने के लिए काफी था। अपना काम खत्म करके उसने जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और बिना किसी को अपनी भनक लगे बहुत सावधानी से वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। तारा जब अंदर वापस लौटी तो विक्रम की तेज और अनुभवी नजरों ने उसके कपड़ों पर लगी उस गीली मिट्टी को तुरंत ही नोटिस कर लिया। तुम सिर्फ जड़ी बूटियां लेने नहीं गई थी, बल्कि तुमने बाहर जाकर उन हथियारों के लिए कोई बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। विक्रम ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस बात का बिल्कुल सही अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि वह खुद भी एक शानदार रणनीतिकार था। तारा ने यह सुनकर एक बार फिर उसे बड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि इस आदमी का दिमाग भी बहुत ही खतरनाक था। तुम सच में बहुत तेज हो और तुम्हारी यह खूबी तुम्हें तुम्हारे इतने बड़े दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रखने में बहुत मदद करेगी। तारा ने अपना काम करते हुए एक बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में यह बात कही, जिसने विक्रम को और भी ज्यादा प्रभावित कर दिया। अब उन्हें गलत दिशा में भटका दिया गया है, जिससे हमें तुम्हारे ठीक होने और यहां से सुरक्षित निकलने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है। विक्रम ने मन ही मन इस अद्भुत और असाधारण उन दोनों के बीच अब एक अजीब सा और खामोश रिश्ता बन गया था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और बहुत ही मजबूत था। विक्रम जानता था कि यह लड़की उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और अनपेक्षित हिस्सा बन चुकी है, जिसे वह कभी भी आसानी से भूल नहीं पाएगा। तारा को भी इस रहस्यमयी और शक्तिशाली अजनबी की आंखों में छिपे उस बड़े और खतरनाक तूफान का हल्का सा लेकिन बहुत स्पष्ट एहसास हो चुका था। आने वाले दिन इन दोनों की जिंदगी को एक ऐसी दिशा में मोड़ने वाले थे जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर पूरी तरह से फैल चुकी थीं और बाहर एक नई और बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगमन हो चुका था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कीं और शरीर की बची हुई ऊर्जा को धीरे धीरे वापस इकट्ठा करने की पूरी कोशिश में लग गया। वह जानता था कि जब वह यहां से बाहर निकलेगा तो वह अपने गद्दार दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा, जिसे वे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इस सब के बीच वह इस साहसी लड़की को भी अपने साथ उस खतरनाक दुनिया में ले जाने का इरादा कर चुका था। जंगल में शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि हथियारों का दल वापस उसी रास्ते पर आ गया था। तारा ने जो झूठा रास्ता बनाया था उसने उन्हें कुछ घंटों तक भटकाए रखा, लेकिन उनका नेता बहुत ही चालाक और अनुभवी था। उसे जल्दी ही यह समझ आ गया कि ये किसी की सोची समझी चाल है जो उन्हें असली दिशा से भटकाने के लिए चली गई है। वे गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और अब उन्होंने गांव के हर घर की तलाशी लेने का फैसला किया। उनका अगला लक्ष्य तारा की वही झोपड़ी थी। तारा खिड़की से बाहर देख रही थी और उसने दूर से आते हुए हथियारों से लैस उन लोगों को तुरंत पहचान लिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उसने बिना कोई आवाज किए विक्रम को उठाया और उसे घर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। यह जगह उसने
अपनी मूल्यवान जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई थी, जो अब विक्रम की जान बचाने के काम आ रही थी। उसने तहखाने का दरवाजा बंद किया और उसके ऊपर लकड़ी का एक पुराना बक्सा रख दिया ताकि किसी को कोई संदेह न हो सके। दरवाजा एक जोरदार लात से खुला और हथियारों का नेता अपने आदमियों के साथ सीधा झोपड़ी के अंदर घुस आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वह अपने शिकार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था, क्योंकि यह उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। तुमने हमारे साथ चालाकी करने की बहुत बड़ी भूल की है, लड़की, और अब इसका भयानक अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसने अपनी बंदूक तारा के माथे पर तानते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, लेकिन तारा के चेहरे पर कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सच में नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी को भी इस तरफ आते नहीं देखा है। तारा ने अपनी पूरी शांत और स्थिर आवाज में जवाब दिया, जैसे उसे उस खतरनाक हथियार से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। नेता ने झोपड़ी के हर ओढ़ी को बिल्कुल कोने को बुरी तरह से खंगाला और सारा सामान जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उसका शिकार कहीं बहुत दूर भाग चुका है। अंततः वे सभी हत्यारे जोर से गालियां देते हुए झोपड़ी से बाहर निकल गए और गांव के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। तारा ने तहखाने का भारी बक्सा हटाया और विक्रम को सुरक्षित बाहर निकाला, जो अपने शरीर के दर्द से बहुत परेशान था। उसने तारा के पास रखे एक बहुत ही पुराने रेडियो सेट को देखा और उसके कुछ पुर्जों को निकालकर एक संचार उपकरण बना लिया। विक्रम की तकनीकी समझ बहुत ही तेज थी और उसने कुछ ही पलों में अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक को अपना गुप्त स्थान बता दिया। मदद का इंतजार करते हुए विक्रम लगातार तारा की तरफ देख रहा था, जिसने अभी अभी उसकी जान फिर से बचाई थी। यह लड़की किसी भी आम इंसान से बहुत अलग थी, क्योंकि वह इतनी खतरनाक स्थिति में भी पूरी तरह से शांत थी। विक्रम अपने व्यापार की दुनिया में बड़े बड़े दिग्गजों को 1 मिनट में परख लेता था, लेकिन यह लड़की एक रहस्य थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस लड़की को अपने दुश्मनों के रहमोक्रम पर इस असुरक्षित गांव में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ ही घंटों के भीतर गांव के बाहर धूल का एक बड़ा गुबार उठा और कई महंगी कारों का काफिला वहां पहुंच गया। इन आलीशान काली गाड़ियों को देखकर गांव के सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी गाड़ियां कभी नहीं देखी थीं। काले सूट में दर्जनों हथियारबंद सुरक्षा गार्ड उन कारों से बाहर निकले और उन्होंने पूरे इलाके को अपने मजबूत घेरे में ले लिया। गांव वाले डर और आश्चर्य के मिले जुले भाव से इस नजारे को देख रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुख्य अंगरक्षक तेजी से तारा की झोपड़ी की तरफ दौड़ा और उसने सम्मान के साथ अपना सिर विक्रम के सामने झुका दिया। बॉस, हम समय पर पहुंचने में सफल रहे और हमने उन सभी हथियारों को जंगल के बाहर ही जिंदा पकड़ लिया है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक कठोर और बहुत ही खतरनाक चमक आ गई, जो डरावनी थी। अब समय आ गया था कि वह अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात दिखाए और अपने चचेरे भाई राहुल से अपना बदला ले। तारा इस पूरी स्थिति को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और अब उसे समझ आ गया था कि वह आदमी कौन है। यह कोई मामूली व्यापारी नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यापारिक साम्राज्य का इकलौता वारिस और मालिक विक्रम था। उसकी सत्ता और दौलत की कहानियां पूरे देश में मशहूर थीं, लेकिन तारा ने कभी उसकी तस्वीर तक नहीं देखी थी। विक्रम ने एक नया सूट पहना और अपनी पूरी गरिमा और शान के साथ तारा के सामने आकर बहुत ही सम्मान से खड़ा हो गया। तुमने मेरी जान बचाई है और इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा, तारा। विक्रम ने अपनी गंभीर लेकिन नरम आवाज में कहा, जो पहले की तरह आदेशात्मक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बहुत शांत थी। मेरे दुश्मन अब यह जान चुके हैं कि तुम मेरी बहुत बड़ी मददगार हो और तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। वे तुम्हारी जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मैं तुम्हें इस खतरे में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव देता हूं। इस प्रस्ताव को सुनकर वहां खड़े सभी अंगरक्षक पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि विक्रम का यह फैसला बहुत ही अप्रत्याशित था। यह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह मेरी उस इज्जत का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। मेरे नाम और मेरी ताकत के साये में कोई भी दुश्मन कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। तारा इस अचानक आए हुए प्रस्ताव से एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि यह एक सपना लग रहा था। एक गांव की साधारण लड़की को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली आदमी सीधे शादी का इतना बड़ा प्रस्ताव दे रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग को शांत किया और स्थिति के हर पहलू का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि विक्रम की बात सच है और उन हथियारों का मुख्य नेता उसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी यह बड़ी और झूठी दुनिया मेरे लिए एक सुरक्षित और शांत जगह होगी? तारा ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ आवाज में अपना यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तारा ने एक गहरी सांस ली और अपनी सहमति जताते हुए कहा कि वह उसके साथ इस नए और खतरनाक सफर पर जाने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं डरी हुई हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे यह पूरी सच्चाई जाननी है। यह साजिश बहुत गहरी है और मैं देखना चाहती हूं कि आखिर वह कौन सा शैतान है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तारा ने कुछ जरूरी चीजें और अपनी बेशकीमती जड़ी बूटियों का बक्सा उठाया और बिना किसी पछतावे के उस झोपड़ी को छोड़ दिया। वह अपनी पुरानी और साधारण जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक बहुत ही नई और संघर्षपूर्ण दुनिया में कदम रख रही थी। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ कार का दरवाजा खोला और तारा को उस आलीशान और बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठाया। गाड़ी के अंदर की भव्यता और सुख सुविधाएं किसी भी महल से कम नहीं थीं, जो तारा के लिए बिल्कुल ही नया था। लेकिन तारा के चेहरे पर कोई भी आश्चर्य या लालच नहीं था, जो विक्रम को एक बार फिर से बहुत प्रभावित कर रहा था। वह लड़की सच में बहुत खास थी और विक्रम को यह पूरा यकीन हो गया था कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। काफिला बहुत ही तेज रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ने लगा और पीछे वह छोटा सा गांव बहुत पीछे छूटने लगा था। रास्ते में विक्रम ने तारा को अपने परिवार और अपने व्यापारिक साम्राज्य की पूरी संरचना के बारे में जरूरी जानकारी देना शुरू किया। उसने तारा को बताया कि कैसे उसका चचेरा भाई राहुल हमेशा से ही इस पूरी दौलत और ताकत को हड़पना चाहता है। तारा हर एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और अपने तेज दिमाग में एक मजबूत योजना बना रही थी। कई घंटों के लंबे और आरामदायक सफर के बाद वह विशाल काफिला शहर की सबसे महंगी जगह पर बने एक बहुत बड़े महल में पहुंचा। इस आलीशान और चमचमाते हुए महल की बहुत बड़ी और भारी लोहे की दीवारें किसी भी बाहरी हमले को रोकने के लिए काफी थीं। विक्रम का यह कारना शानदार घर किसी किले से कम नहीं था, जो उसकी अथाह और कभी खत्म न होने वाली संपत्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। तारा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और उसे महसूस हुआ कि अब असली जंग यहां शुरू होने वाली है। गाड़ी के रुकते ही नौकरों और सुरक्षा कर्मियों की एक बहुत बड़ी कतार ने विक्रम और तारा का बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। महल के मुख्य दरवाजे पर परिवार के कई अन्य सदस्य भी खड़े थे, जिनके चेहरों पर बहुत ही अजीब और तनावपूर्ण भाव साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रम को पूरी तरह से सुरक्षित और जिंदा वापस लौटते हुए देखकर राहुल के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था, क्योंकि उसकी चाल नाकाम हो गई थी। तारा ने अपनी तेज नजरों से उस घमंडी राहुल को तुरंत ही पहचान लिया। विक्रम ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे पूरे परिवार के सामने एक बहुत ही गर्व और आत्मविश्वास भरे अंदाज में खड़ा कर दिया। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं जिंदा हूं और इसका पूरा श्रेय मेरी होने वाली पत्नी तारा को जाता है। विक्रम की इस एक घोषणा ने पूरे महल में एक बहुत बड़ा और भयानक भूकंप ला दिया और सब लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। यह खबर उनके लिए किसी बहुत बड़े झटके से बिल्कुल भी कम नहीं थी, क्योंकि यह पूरी तरह अप्रत्याशित था। यह क्या बकवास है भाई, और तुम इस अनपढ़ और गंदी गांव की लड़की को हमारी इतनी बड़ी और महान विरासत कैसे दे सकते हो? राहुल अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने तारा की साधारण और पुरानी वेशभूषा का बहुत ही बुरा मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश की। तुम अपनी दिमागी हालत खो चुके हो और यह लड़की सिर्फ तुम्हारे बेशुमार पैसों के लालच में तुम्हारे साथ यहां तक चली आई है। उसकी इन कड़वी और बहुत ही चुभने वाली बातों ने वहां का पूरा माहौल और भी ज्यादा खराब और तनावपूर्ण बना दिया। विक्रम की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गईं
और उसने राहुल की तरफ एक बहुत ही खतरनाक और चेतावनी भरी नजर से देखा। मेरी होने वाली पत्नी के खिलाफ बोला गया। तुम्हारा एक भी बुरा शब्द तुम्हारी जिंदगी का सबसे आखिरी शब्द बन सकता है राहुल। विक्रम ने बहुत ही ठंडी लेकिन बेहद ही डरावनी आवाज में कहा, जिसे सुनकर राहुल के पूरे शरीर में एक भयानक कंपन दौड़ गया। विक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि तारा का सम्मान करना अब सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और अनिवार्य है। तारा इस पूरी तीखी बहस के दौरान बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही, जैसे उस पर इस अपमान का कोई भी असर न हुआ हो। वह जानती थी कि गुस्सा उसकी सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर सकता है, जो दुश्मनों को फायदा पहुंचाएगा। वह राहुल की कमजोरियों को बहुत ही ध्यान से परख रही थी और उसे पता था कि यह आदमी अपने घमंड में ही मारा जाएगा। उसने विक्रम का हाथ हल्के से दबाया, जिससे विक्रम का बढ़ता हुआ गुस्सा थोड़ी ही देर में कुछ हद तक शांत हो गया। विक्रम ने मुख्य प्रबंधक को तुरंत यह सख्त आदेश दिया कि तारा के रहने के लिए इस महल का सबसे बेहतरीन कमरा तैयार किया जाए। उसकी सुरक्षा के लिए सबसे खास और बहुत ही अनुभवी गार्ड तैनात किए जाएं, ताकि उसे कोई भी किसी तरह की परेशानी न हो। उसने यह भी साफ कर दिया कि कल ही वह और तारा एक बहुत बड़े समारोह में कानूनी रूप से अपनी शादी संपन्न करेंगे। यह ऐलान सुनकर वहां खड़े परिवार के बाकी लोग एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से झटके में आ गए और परेशान हो गए। कुछ ही देर में तारा को महल के सबसे शानदार और बहुत ही बड़े कमरे में पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ ले जाया गया। कमरा पूरी तरह से सोने की सुंदर नक्काशी और बहुत ही महंगी चीजों से सजा हुआ था, जो किसी भी इंसान को आकर्षित कर सकता था। लेकिन तारा के लिए यह सब कुछ सिर्फ एक माया जाल था और वह इन सब चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली थी। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी और अपने आने वाले कल के बारे में बहुत ही गहराई से सोचने लगी। वह इस महल के हर कोने में छिपे हुए काले रहस्यों और राहुल की उन सभी भयानक योजनाओं का पर्दाफाश करने के लिए तैयार थी। उसे पता था कि यह रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन और खतरनाक है, लेकिन वह अपने इरादों को लेकर पूरी तरह से मजबूत थी। विक्रम ने उसे जो ताकत दी है, वह उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय को सामने लाने के लिए करेगी। उसने अपनी जड़ी बूटियों को बहुत ही संभाल कर रखा और अपने दिमाग में एक अचूक रणनीति बनाने के काम में जुट गई। रात होने पर विक्रम बहुत ही शांति से तारा के कमरे में आया और उसने देखा कि वह लड़की अभी भी खिड़की के पास खड़ी है। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा भारी और अजीब होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। विक्रम ने अपनी एक बहुत ही गहरी और थकी हुई सांस छोड़ते हुए कहा, जो उसकी मानसिक थकान को बहुत अच्छी तरह से दिखा रही थी। लेकिन मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी किसी बड़े खतरे या परेशानी में अकेला नहीं पड़ने दूंगा। मुझे तुम्हारी दौलत या तुम्हारे इस बड़े महल से बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरी ताकत मेरे अपने दिमाग में मौजूद है। तारा ने विक्रम की ओर पलटते हुए बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे लहजे में यह बात कही, जिसने विक्रम को बहुत सुकून दिया। हमें अब सिर्फ राहुल के अगले कदम का बहुत ही बारीकी से इंतजार करना होगा, क्योंकि वह अपनी हार इतनी आसानी से कभी नहीं मानेगा। विक्रम ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वह दोनों आने वाली इस बहुत बड़ी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अगली सुबह महल में सूरज की रोशनी के साथ ही एक नई और बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई थी, क्योंकि आज शादी थी। तारा ने एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक लाल जोड़ा पहना था, जो विक्रम ने उसके लिए खास तौर पर बहुत दूर से मंगवाया था। वह इस शानदार पोशाक में किसी असली रानी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका शांत स्वभाव और सादगी अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। महल के विशाल हॉल में परिवार के सभी सदस्य और शहर के कई बड़े और नामी लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए मौजूद थे। राहुल और उसके सभी चापलूस साथी एक कोने में खड़े होकर तारा को बहुत ही नफरत और घृणा भरी तीखी नजरों से घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह गंदी और अनपढ़ लड़की उनके इतने बड़े और शाही परिवार के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा देगी। वे मन ही मन तारा को सबके सामने नीचा दिखाने और उसे बुरी तरह से अपमानित करने के लिए कोई बहुत ही खतरनाक योजना बना रहे थे। लेकिन तारा ने उनकी इन सभी गंदी हरकतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान सिर्फ विक्रम पर केंद्रित रखा। शादी की सभी रस्में बहुत ही जल्दी और पूरी तरह से कानूनी तरीके से बिना किसी बड़ी बाधा के बहुत शांति से संपन्न हो गईं।
विक्रम ने तारा के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसे अपनी असली पत्नी और इस बड़े साम्राज्य की मालकिन का पूरा और पक्का दर्जा दे दिया। वहां मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजाईं, लेकिन परिवार के कई लोगों के चेहरों पर जो नकली और झूठी मुस्कान थी वह साफ दिखाई दे रही थी। तारा अब विक्रम की पत्नी बन चुकी थी और यह राहुल के लिए एक बहुत ही बड़ा और सीधा खतरा था। शादी के बाद शाम को महल के बहुत बड़े और शानदार बगीचे में एक बहुत भव्य और शाही दावत का बड़ा आयोजन किया गया था। राहुल ने जानबूझकर तारा को नीचा दिखाने के लिए शहर की कुछ बहुत अमीर और घमंडी औरतों को इस दावत में खास तौर पर बुलाया था। उनका मुख्य शादी के पूछा की बात के बाद की शाम से आक्ष प्रमाण बुलाया था। काम, तारा के कपड़े, उसके बात करने के तरीके और उसके साधारण ग्रामीण रहन सहन का बहुत ही बुरा और भद्दा मजाक उड़ाना था। वे औरतें तारा के पास आईं और बहुत अजीब और तीखे सवाल पूछने लगीं ताकि वह घबराकर वहां से रोते हुए भाग जाए। अरे, तुम तो किसी बहुत ही छोटे और पिछड़े हुए गांव से आई हो ना, तो तुम्हें यह महंगे कपड़े पहनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। एक बहुत ही ज्यादा मेकअप की हुई और घमंडी औरत ने तारा के कपड़ों को बहुत ही बुरी और गंदी नजर से देखते हुए यह तीखा ताना मारा। तुम शायद यह भी नहीं जानती होगी कि कांटे और चम्मच से खाना कैसे खाते हैं, क्योंकि वहां तो सब जमीन पर बैठकर ही खाते हैं। वहां खड़ी सभी औरतें उसकी इस घटिया बात पर बहुत ही जोर से और बुरी तरह से हंसने लगीं, जो बहुत अपमानजनक था। तारा ने उनकी इस मूर्खतापूर्ण और बहुत ही बचकानी हरकत पर बिल्कुल भी कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत मुस्कान थी। मुझे अपने साधारण कपड़ों और अपने गांव की साफ मिट्टी पर हमेशा से ही बहुत ज्यादा गर्व रहा है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। उसने बहुत ही स्पष्ट और मधुर लेकिन एक बहुत ही करारे लहजे में उन्हें जवाब दिया, जिसने उन सभी औरतों की झूठी हंसी को तुरंत ही रोक दिया। मेरे संस्कार मुझे चम्मच और कांटे से ज्यादा लोगों के साथ आदर से बात करना सिखाते हैं, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। तारा का यह बेबाक और बहुत ही सटीक जवाब सुनकर वे सभी अमीर औरतें पूरी तरह से शर्मिंदा हो गईं और उनका मुंह बन गया। उन्हें बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी गांव की लड़की उन्हें इतनी भारी महफिल में ऐसा सीधा और कड़क जवाब देगी। विक्रम, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर यह सब तमाशा बहुत ध्यान से देख रहा था, वह तारा की इस चतुराई पर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हुआ। वह जानता था कि तारा को अपने सम्मान की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह से आता है और वह कमजोर नहीं है। राहुल अपनी पहली चाल को इतनी बुरी तरह नाकाम होते हुए देखकर बहुत ज्यादा झल्ला गया और उसका गुस्सा काफी बढ़ने लगा। उसने अपनी दूसरी ओर थोड़ी ज्यादा खतरनाक योजना पर काम करना शुरू किया, जो तारा को परिवार के सामने मूर्ख और अज्ञानी साबित कर सके। उसने अपने कुछ व्यापारिक साझेदारों को तारा से मिलवाने का फैसला किया, जो सिर्फ व्यापार और बड़ी आर्थिक नीतियों के बारे में ही बात करते थे। राहुल को लगा कि तारा इन सब मुश्किल विषयों के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी और वह सबके सामने बुरी तरह फंस जाएगी। वह तारा को बहुत ही चालाकी से उन सभी बड़े और अनुभवी व्यापारियों के समूह के बीच ले गया और बहुत ही झूठी मुस्कान के साथ उसका परिचय कराया। हमारी नई और बहुत ही खास भाभी जी से मिलिए, जो हमारे भाई विक्रम की जान बचाने वाली एक बहुत ही महान और चमत्कारी लड़की है। राहुल ने जानबूझकर तारा को ताना मारते हुए कहा, ताकि वह लोगों के सामने खुद को एक बहुत ही छोटी और मामूली दर्जे की औरत महसूस करे। उसने उन व्यापारियों से कहा कि वे तारा से कुछ बड़े व्यापारिक मुद्दों पर उनकी कीमती और महत्वपूर्ण राय मांगे। एक व्यापारी ने मुस्कुराते हुए तारा से पूछा कि उसे इस बड़े समूह के नए और बहुत महंगे कारखाने के निवेश पर क्या लगता है। उनका यह सवाल पूरी तरह से एक बहुत बड़े और तकनीकी विषय पर आधारित था, जिसका जवाब देना किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तारा के पास इस मुश्किल सवाल का कोई भी जवाब नहीं होगा और वह हमेशा के लिए चुप रहेगी। सब लोग बहुत उत्सुकता से तारा की तरफ देख रहे थे और उसके जवाब का पूरा इंतजार कर रहे थे। तारा ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कीं और अपनी तेज याददाश्त पर पूरा जोर डाला, जो उसकी सबसे बड़ी और अनोखी ताकत थी। उसने विक्रम की गाड़ी में आते समय उन सभी व्यापारिक कागजातों को बहुत ही ध्यान से देखा था, जो विक्रम उसे रास्ते में समझा रहा था। मैंने उन जरूरी कागजातों को पढ़ा है और मुझे लगता है कि उस नए इलाके की मिट्टी उस बड़े कारखाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तारा ने अपनी शांत और स्थिर आवाज में बोलना शुरू किया,
जिससे वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। वहां का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, जो मशीनों को बहुत जल्दी खराब कर देगा और इससे पूरी कंपनी को बहुत बड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों की अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भविष्य में एक बहुत बड़ा और खतरनाक विवाद पैदा कर सकता है। तारा ने बिना किसी डर के उस पूरे व्यापारिक सौदे की सबसे बड़ी और छिपी हुई खामियों को बहुत ही अच्छी तरह से सबके सामने लाकर रख दिया। उसका यह सीधा और सटीक विश्लेषण सुनकर वह बहुत बड़ा और अनुभवी व्यापारी भी पूरी तरह से सन्न रह गया और कुछ नहीं बोल पाया। राहुल का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, क्योंकि उसे सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण लड़की इतना भारी और गहरा ज्ञान रखती है। उसने तो बस तारा का मजाक उड़ाने के लिए यह गंदा खेल शुरू किया था, लेकिन अब यह पूरा पासा उसी पर बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ गया था। व्यापारियों ने तारा की इस तेज और गहरी समझ की बहुत तारीफ की और कहा कि विक्रम ने अपने लिए एक बहुत ही शानदार जीवन साथी चुना है। राहुल वहां से बहुत शर्मिंदा और गुस्से में आग बबूला होकर चला गया, क्योंकि उसकी चाल नाकाम हो गई थी। विक्रम ने तारा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में एक बहुत गहरा और सच्चा सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। तुमने आज जिस चतुराई से इन सभी लोगों का सामना किया है, वह सच में बहुत अद्भुत और काबिले तारीफ है और मुझे तुम पर पूरा गर्व है, विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ताकि कोई और उनकी इस खास बातचीत को बिल्कुल न सुन सके और उनकी योजना पूरी तरह से गुप्त रहे। तारा ने बस एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया और कहा कि यह तो सिर्फ इस लंबी लड़ाई की शुरुआत है। दावत खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने कमरों में सोने चले गए, तब तारा ने अपनी असली और गुप्त जांच का काम शुरू कर दिया। वह जानती थी कि राहुल जैसे चालाक और लालची इंसान के पास अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कोई बहुत सुरक्षित जगह जरूर होगी। उसने महल के नौकरों की बातचीत को बहुत ध्यान से सुना था और उसे राहुल के एक बहुत खास और निजी कमरे के बारे में अहम जानकारी मिली थी। वह बहुत चुपके से और बिना कोई आवाज किए अपने कमरे से बाहर निकली और महल के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ने लगी। राहुल का वह निजी कमरा पूरे महल के सबसे शांत और अलग थलग हिस्से में स्थित था, जहां किसी भी आम नौकर या गार्ड को जाने की सख्त मनाही थी। तारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस दरवाजे के पास पहुंचने का फैसला किया, क्योंकि वहां जरूर कोई ऐसा सबूत होगा जो राहुल की असलियत खोल सके। दरवाजे पर एक भारी और आधुनिक डिजिटल ताला लगा हुआ था, जिसे खोलना किसी भी सामान्य इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन और कठिन था। लेकिन तारा ने गांव में कई पुरानी मशीनों को ठीक किया था, इसलिए उसकी तकनीकी समझ भी बहुत ज्यादा तेज और अच्छी थी। उसने अपने बालों में लगी एक छोटी सी पिन को निकाला और बहुत ध्यान से उस ताले के मुख्य तारों को आपस में अच्छी तरह जोड़ दिया। कुछ ही सेकंड के बाद उस ताले में एक छोटी सी आवाज हुई और वह भारी दरवाजा बहुत ही आसानी से खुल गया, जो तारा की बड़ी जीत थी। उसने अंदर कदम रखा और तुरंत उस दरवाजे को वापस बंद कर लिया, ताकि बाहर से किसी को भी उसके अंदर होने का कोई शक न हो। वह कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तारा ने अपनी टॉर्च निकाली और वहां मौजूद सभी चीजों को ध्यान से देखने लगी। कमरे के अंदर कई भारी कंप्यूटर रखे हुए थे और दीवारों पर बहुत सारे विदेशी नक्शे और कुछ रहस्यमयी व्यापारिक योजनाओं के कागज चिपके हुए थे। तारा ने उन कागजातों को पढ़ना शुरू किया और उसे यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि राहुल ने कई विदेशी कंपनियों के साथ बड़े गैरकानूनी समझौते किए हैं। वह विक्रम के साम्राज्य को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रहा था और सारा पैसा अपने फर्जी खातों में लगातार जमा करवा रहा था। यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक घोटाला था, जो पूरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था और विक्रम की जान ले सकता था। तारा ने जल्दी से अपने फोन के कैमरे से उन सभी जरूरी कागजातों और फाइलों की साफ तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया, ताकि उसके पास एकदम पक्का सबूत रहे। वह जानती थी कि सिर्फ बातों से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और राहुल आसानी से अपनी भारी चालाकी से बचकर बाहर निकल जाएगा। तभी अचानक बाहर से कुछ भारी कदमों की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और खतरा करीब था। तारा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अगर वह यहां रंगे हाथों पकड़ी गई तो राहुल उसे तुरंत जान से मार देगा। उसने तुरंत अपनी टॉर्च बंद की और एक बड़ी अलमारी के पीछे छिप गई, जो उस कमरे के एक अंधेरे कोने में पहले से रखी हुई थी। दरवाजे का ताला खुला और राहुल अपने एक बहुत खास आदमी के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने कमरे की सारी लाइट तुरंत जला दी।
क्या तुमने उन सभी हथियारों के परिवारों को पैसे पहुंचा दिए हैं ताकि वे पुलिस के सामने मेरे बारे में अपना मुंह बिल्कुल भी न खोले और चुप रहें? राहुल ने अपने उस आदमी से पूछा, और उसकी इस बात ने तारा के शक को पूरी तरह से सच और एकदम पक्का साबित कर दिया। जी हाँ बॉस, मैंने सारा काम बहुत सफाई से कर दिया है, और अब हमारा कोई भी सुराग उन पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल नहीं लगेगा। उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में राहुल को जवाब दिया और कहा कि अब हमें अपनी अगली चाल के बारे में जल्दी ही सोचना होगा और काम करना होगा। राहुल ने अपनी मेज से एक अहम और लाल रंग की फाइल उठाई और उसे अपनी एक भारी तिजोरी में रखकर उसे अच्छी तरह से लॉक कर दिया। तारा उस अलमारी के पीछे से यह सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी, और उसने उस तिजोरी का लंबा पासवर्ड भी अच्छी तरह याद कर लिया। कुछ ही देर बाद वे दोनों लोग वहां से बाहर चले गए और उन्होंने कमरे का भारी दरवाजा वापस उसी तरह से मजबूती से बंद कर दिया। उनके जाने के बाद तारा ने गहरी राहत की सांस ली और अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आकर उस तिजोरी के पास जल्दी से पहुंच गई। उसने अपने दिमाग में याद किया हुआ पासवर्ड डाला और वह तिजोरी बहुत ही आसानी से खुल गई, जिसके अंदर वह लाल फाइल रखी हुई थी। उसने उस फाइल को खोला और देखा कि उसमें विक्रम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक बहुत ही खौफनाक और भयानक योजना लिखी हुई थी। तारा ने उस फाइल की भी सभी जरूरी तस्वीरें अपने फोन में सुरक्षित कर लीं और सब कुछ वापस उसी तरह से रखकर कमरे से सुरक्षित बाहर निकल गई। वह अपने कमरे में वापस पहुंची तो विक्रम अभी तक सो रहा था, क्योंकि वह अपने शरीर के उन गहरे घावों की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। तारा ने उसके पास बैठकर उसे देखा और मन ही मन वादा किया कि वह इस आदमी को उन दरिंदों का शिकार कभी भी नहीं होने देगी। उसने सारी रात जागकर उन सभी कागजातों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और अपनी एक बहुत ही मजबूत और अचूक जवाबी रणनीति तैयार की। अगली सुबह पूरे महल का माहौल बहुत शांत लग रहा था, लेकिन यह उस बड़े तूफान से पहले की डरावनी शांति थी जो जल्द ही आने वाला था। नाश्ते की मेज पर राहुल बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और भारी घमंड के साथ बैठा था, जैसे वह इस पूरे महल और बड़े साम्राज्य का असली मालिक हो। उसने तारा को देखकर एक बहुत व्यंग्यात्मक और तीखी मुस्कान दी, लेकिन तारा ने उसकी इस गंदी हरकत को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अपना खाना खाती रही। विक्रम भी वहां मौजूद था और वह राहुल के इस बढ़ते हुए घमंड को बहुत गहरी और ठंडी नजर से लगातार अच्छी तरह नोटिस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि कल की हमारी वह छोटी सी व्यापारिक बातचीत हमारी नई और होशियार भाभी जी के लिए बहुत ज्यादा उबाऊ और भारी नहीं रही होगी। राहुल ने कॉफी पीते हुए एक बार फिर से तारा को चिढ़ाने की कोशिश की ताकि वह उसे नीचा दिखा सके और अपना अहंकार संतुष्ट कर सके। तारा ने अपना कांटा नीचे रखा और बहुत ही शांति से राहुल की आंखों में सीधे देखते हुए एक बहुत ही हल्का और खतरनाक जवाब दिया। मुझे उन कागजातों को पढ़ने में बहुत मजा आया, विशेष रूप से उन विदेशी खातों को जो हमारी कंपनी के नाम पर नहीं खोले गए हैं। तारा के इस एक छोटे से वाक्य ने राहुल के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया और उसके हाथ से कॉफी का कप लगभग छूट ही गया था। वह बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अनपढ़ गांव की लड़की को उसके उन गुप्त विदेशी खातों के बारे में कैसे पता चला। उसने विक्रम की तरफ बहुत ही डरी हुई नजरों से देखा, लेकिन विक्रम का चेहरा बिल्कुल शांत था, जो राहुल के लिए और भी ज्यादा डरावना था। राहुल ने तुरंत अपनी हंसी को वापस लाने की कोशिश की और कहा कि तारा शायद किसी गलतफहमी का बहुत बुरी तरह से शिकार हो गई है। हो सकता है कि यह मेरी कोई बहुत बड़ी गलती हो, लेकिन मुझे यकीन है कि कंपनी के बड़े ऑडिटर इन कागजातों को देखकर सब कुछ साफ कर देंगे। तारा ने बहुत ही मासूमियत से कहा, लेकिन उसके शब्दों में जो एक बहुत बड़ी और सीधी चेतावनी छिपी हुई थी, उसे राहुल बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। विक्रम ने इस पूरी बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वह मन ही मन अपनी पत्नी की इस अचूक और बहुत ही शानदार दिमागी चाल की दाद दे रहा था। वह समझ गया था कि तारा ने राहुल की सबसे कमजोर और दुखती रग पर अपना पहला और बहुत ही जोरदार वार कर दिया है। राहुल बिना अपना पूरा नाश्ता खत्म किए ही वहां से बहुत जल्दी उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गया, क्योंकि वह अब बहुत बुरी तरह से डर चुका था। उसे यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि यह लड़की कोई मामूली और बेवकूफ गांव वाली नहीं है, बल्कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उसने अपने कमरे में जाकर तुरंत अपने लोगों को फोन किया और कहा कि अब उन्हें विक्रम से पहले इस चालाक और खतरनाक लड़की को रास्ते से हटाना होगा।
वह अपने ही बनाए हुए जाल में बहुत बुरी तरह से उलझ चुका था और उसका सारा घमंड और आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट रहा था। नाश्ते के बाद विक्रम और तारा अकेले अपने कमरे में बैठे थे और विक्रम ने तारा से पूरी सच्चाई और उसकी जांच के बारे में विस्तार से पूछा। तारा ने अपना फोन निकाला और राहुल के उस गुप्त कमरे से ली गई वह सभी महत्वपूर्ण तस्वीरें और खौफनाक लाल फाइल विक्रम को अच्छी तरह दिखा दी। उन कागजातों को देखकर विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपना हाथ बहुत ही जोर से पास रखी हुई कांच की मेज पर मारा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई उसके पीठ पीछे इतना बड़ा और खतरनाक धोखा दे सकता है। हमें अब बहुत ही ज्यादा सतर्क और होशियार रहना होगा, क्योंकि राहुल अब एक घायल और पागल जानवर की तरह हम पर सीधा और बड़ा हमला करेगा। तारा ने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे याद दिलाया कि अभी उन्हें शांत रहकर अपने अगले कदम को बहुत ही समझदारी से उठाना होगा। विक्रम ने तारा की आंखों में देखा और उसे ये पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सही और बेहतरीन फैसला इसी लड़की को चुनकर किया था। दोनों ने मिलकर इस पूरे साम्राज्य को राहुल की गंदी नजरों से बचाने और उसे पूरी तरह बर्बाद करने की एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया। राहुल अब पूरी तरह से डरा हुआ था और उसे अपनी सारी योजनाएं धूल में मिलती हुई नजर आ रही थीं। उसने कंपनी के सभी बड़े और प्रभावशाली बोर्ड सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए एक बहुत ही गंदी और नीच चाल चली। उसने यह झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि विक्रम की दिमागी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह पागल हो चुका है। उसने कहा कि तारा एक बहुत ही लालची और खतरनाक औरत है जो विक्रम की बीमारी का फायदा उठाकर पूरी कंपनी को बर्बाद कर देगी। बोर्ड के कई पुराने और लालची सदस्य राहुल की इन सभी झूठी और भड़काऊ बातों में बहुत ही आसानी से आ गए, पर भी बहुत बड़े और गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए और एक आपातकालीन बैठक बुलाने की भारी मांग की। राहुल इसी मौके का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह इसी बैठक में विक्रम को पूरी तरह से हटाना चाहता था। इस बीच विक्रम और तारा अपने कमरे में पूरी तरह से बंद होकर उन सभी जटिल और भारी वित्तीय कागजातों की गहरी जांच कर रहे थे। तारा की गणित और आंकड़ों को समझने की क्षमता इतनी ज्यादा तेज थी कि विक्रम भी उसकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर हैरान था। उसने राहुल के उस नए और बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा और खतरनाक वित्तीय छेद खोज निकाला था जिसे कोई नहीं जानता था। यह प्रोजेक्ट बाहर से बहुत ही फायदेमंद दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यह कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया बना सकता था। तारा ने विक्रम को उन कागजातों के बारे में समझाते हुए कहा कि राहुल ने विदेशी खातों में करोड़ों रुपये पहले ही भेज दिए हैं। उसने जानबूझकर कच्चे माल की कीमतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाकर दिखाया है ताकि वह उस बचे हुए भारी पैसे को अपनी जेब में डाल सके। अगर बोर्ड के सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी तो यह कंपनी हमेशा के लिए बहुत गहरे और भारी कर्ज में डूब जाएगी। विक्रम ने तारा की इस बहुत ही तेज और सटीक रिपोर्ट को देखकर उसे शाबाशी दी और अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया। बोर्ड की वह विशेष और महत्वपूर्ण बैठक अगले ही दिन कंपनी के सबसे बड़े और आलीशान मुख्यालय में बहुत ही शान से आयोजित की गई। राहुल ने बहुत ही चालाकी से सभी सदस्यों को पहले ही तारा और विक्रम के खिलाफ बहुत बुरी तरह से भड़काकर तैयार कर लिया था। जब विक्रम अपनी पत्नी तारा के साथ उस बड़े और शानदार कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो वहां पूरी तरह से एक अजीब सन्नाटा छा गया। सभी लोग तारा को बहुत ही शक और नफरत भरी तीखी नजरों से देख रहे थे, जैसे वह कोई बहुत बड़ी अपराधी या चोर हो। राहुल अपनी जगह से उठा और उसने बहुत ही घमंड और एक झूठी चिंता के साथ सभी बोर्ड सदस्यों को संबोधित करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने बड़े भाई विक्रम की इस अजीब और खराब हालत को देखकर सच में बहुत ज्यादा दुख और भारी निराशा होती है। उन्होंने इस अनपढ़ और अनजान लड़की को हमारी इतनी बड़ी कंपनी के मामलों में शामिल करके हम सभी की पूरी मेहनत को खतरे में डाल दिया है। हमें आज ही कोई बहुत कड़ा और बड़ा फैसला लेना होगा ताकि हमारी यह महान कंपनी इस लालची औरत के चंगुल से बच सके। एक बहुत ही पुराने और गुस्से वाले सदस्य ने राहुल की इस बात का तुरंत ही समर्थन किया और विक्रम पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि यह कोई मजाक नहीं है और हम अपनी कंपनी को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इस लड़की को व्यापार का कोई भी ज्ञान नहीं है और इसका इस महत्वपूर्ण कमरे में मौजूद रहना हमारे सभी नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ है।
विक्रम को इसे तुरंत यहां से बाहर भेजना चाहिए, वरना हम सभी लोग अपना पैसा और समर्थन इस कंपनी से हमेशा के लिए वापस ले लेंगे। विक्रम ने उन सभी की इन कड़वी और अपमानजनक बातों को, वह आप सभी को इस कंपनी की एक ऐसी खौफनाक और भयानक सच्चाई दिखाएगी जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक जाएगी। उसने तारा की तरफ इशारा किया और उसे अपनी बात पूरे बोर्ड के सामने रखने का पूरा और खुला मौका दे दिया। तारा बहुत ही शांत और स्थिर कदमों के साथ आगे बढ़ी और उसने अपनी फाइल को उस बड़ी मेज के ठीक बीच में रख दिया। उसने राहुल की आंखों में सीधा देखा और उसकी इस तेज नजर ने राहुल के अंदर एक बहुत ही अजीब और अज्ञात डर पैदा कर दिया। आप सभी को यह लगता है कि मैं सिर्फ एक लालची और बेवकूफ औरत हूं जिसे व्यापार और पैसों की कोई भी समझ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मैं आपको आपके इस सबसे भरोसेमंद और होनहार राहुल की वह काली सच्चाई दिखाऊंगी जो आपकी आंखों के सामने होकर भी छिपी थी। तारा ने एक रिमोट उठाया और सामने लगी हुई उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर कई सारे भारी और जटिल वित्तीय आंकड़े तुरंत ही प्रदर्शित कर दिए। उसने बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में कहा कि राहुल जिस नए और बड़े प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए आप पर दबाव डाल रहा है, वह प्रोजेक्ट असल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक धोखा है जो सिर्फ और सिर्फ राहुल की अपनी तिजोरी को भरने के लिए बनाया गया है। उसने उन सभी विदेशी कंपनियों के असली नाम दिखाए जो सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं और जिनका कोई भी असली वजूद नहीं था। उसने उन सभी झूठे बिलों और रसीदों को स्क्रीन पर दिखाया जिनमें कच्चे माल की कीमत को बाजार से 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर लिखा गया था। आप सभी लोग खुद ही इन स्पष्ट आंकड़ों को बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे कंपनी का सारा पैसा धीरे धीरे बाहर जा रहा है। राहुल ने इन सभी फर्जी विदेशी खातों में कंपनी के करोड़ों रुपए पहले ही जमा करवा दिए हैं और वह आपको पूरी तरह से अंधा बना रहा है। अगर आज आपने इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी तो कल आपकी यह महान कंपनी पूरी तरह से खत्म और दिवालिया हो जाएगी। पूरे कमरे में एक बहुत ही डरावना और भारी सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कोई भी उन पक्के सबूतों को देखकर कुछ नहीं बोल पा रहा था। वे सभी अनुभवी व्यापारी इन कागजातों की सच्चाई को अच्छी तरह से समझ रहे थे और उन्हें अपनी बड़ी गलती का पूरा एहसास हो रहा था। उन्होंने राहुल की तरफ बहुत ही गुस्से और सवाल भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसने उन सभी के विश्वास को बुरी तरह से तोड़ दिया था। तारा ने जिस तरह से इन जटिल चीजों को समझाया था वह किसी बड़े और अनुभवी वित्तीय अधिकारी से कम नहीं था। राहुल का चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और वह बहुत ही बुरी तरह से हकलाते हुए अपना बचाव करने की कोशिश करने लगा। यह सब कुछ पूरी तरह से झूठ है और यह चालाक औरत मुझे फंसाने के लिए यह सारे जाली और फर्जी कागजात खुद बनाकर लाई है। यह मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और आप लोगों को इस अनपढ़ लड़की की इन बेकार बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब वह पहले वाला भारी घमंड और मजबूत आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तारा ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर उस बैंक अधिकारी का सीधा बयान चलने लगा जिसने राहुल के लिए वे फर्जी खाते खोले थे। यह बयान विक्रम ने अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके गुप्त तरीके से कल रात ही उस अधिकारी से हासिल किया था। वीडियो में वह बेकर पर स्टान से लगा था। आदमी राहुल का नाम ले रहा था और उसके सभी काले कारनामों को बहुत विस्तार से सबके सामने बता रहा था। अब राहुल के पास भागने या झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वह पूरी तरह से एक कोने में फंस चुका था। बोर्ड के सबसे पुराने और मुख्य सदस्य ने अपनी जगह से उठकर राहुल को बहुत ही जोर से डांटा और उसे एक बहुत बड़ा गद्दार कहा। तुमने हमारे पूरे विश्वास को तोड़ा है और इस कंपनी को बर्बाद करने की यह घिनौनी साजिश रची है जिसे हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हारे खिलाफ तुरंत पुलिस में एक बड़ी शिकायत दर्ज करवाएंगे और तुम्हें इस कंपनी के सभी महत्वपूर्ण पदों से हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे। राहुल गुस्से से पागल हो रहा था और वह तारा को जान से मारने की धमकियां देते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। बैठक खत्म होने के बाद सभी बोर्ड सदस्यों ने विक्रम से अपनी उस बड़ी गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदगी के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने तारा के पास आकर उसके इस महान काम और उसकी तेज बुद्धि की बहुत ही खुले दिल से और भारी मात्रा में तारीफ की। हमें आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हुई थी, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और इस पूरी कंपनी को तबाह होने से बचा लिया है। वे सभी लोग जो कल तक तारा का अपमान कर रहे थे आज उसी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर खड़े हुए थे।
विक्रम ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में एक गहरा प्यार और सच्चा सम्मान पूरी तरह से झलक रहा था। तुमने आज यह साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि इस बड़े साम्राज्य की सबसे योग्य और असली मालकिन हो। तुम्हारा यह तेज दिमाग और तुम्हारी निडरता हमें हमारे सभी दुश्मनों से हमेशा सुरक्षित रखेगी और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तारा ने विक्रम को देखकर एक हल्की मुस्कान दी और कहा कि यह जीत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। राहुल इतनी आसानी से हार मानकर चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है और वह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और हिंसक हो जाएगा। जब एक जहरीले सांप को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है तो वह अपने आखिरी समय में बहुत ही जानलेवा और भयानक बन जाता है। हमें अब हर कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और पूरी सावधानी के साथ उठाना होगा, क्योंकि खतरा अभी भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है। विक्रम ने तारा की इस गंभीर बात को समझा और अपनी सुरक्षा को तुरंत बढ़ाने का आदेश दिया। वे दोनों जब अपने महल में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि राहुल का पूरा सामान बाहर फेंका जा रहा था और उसे निकाला जा रहा था। विक्रम के वफादार गार्ड राहुल को पूरी तरह से महल से बाहर करने का अपना काम बहुत ही सख्ती से और बिना किसी रहम के कर रहे थे। राहुल महल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा होकर बहुत ही जोर से गालियां दे रहा था और अपनी हार का बदला लेने की कस्में खा रहा था। तारा ने उसे खिड़की से देखा और उसे लगा कि यह आदमी अब अपनी पूरी हदें पार करके कोई बहुत बड़ा अपराध जरूर करेगा। राहुल ने विक्रम को देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम इस अनपढ़ लड़की के साथ मिलकर मेरी ताकत को नहीं तोड़ सकते हो। मैं वापस आऊंगा और तुम दोनों को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि पूरी दुनिया देखकर पूरी तरह से कांप जाएगी और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। विक्रम ने उसकी इन खोखली धमकियों का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने गार्ड्स को उसे तुरंत वहां से दूर ले जाने का सीधा इशारा कर दिया। राहुल को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और महल में एक बार फिर से भारी शांति वापस लौट आई। तारा जानती थी कि यह शांति बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि राहुल के पास अभी भी बहुत सारे खतरनाक और अज्ञात गुंडे मौजूद थे। उसने विक्रम से कहा कि उन्हें अब राहुल के उन सभी गैरकानूनी कामों की पूरी जड़ तक जाना होगा ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। विक्रम ने अपने सभी मुख्य और भरोसेमंद जांचकर्ताओं को काम पर लगा दिया ताकि वे राहुल के छिपे हुए सभी अड्डों का बहुत जल्दी पता लगा सकें। यह अब एक सीधा और बहुत बड़ा युद्ध बन चुका था, जिसमें हारने वाले के लिए कोई भी माफी या जगह नहीं थी। रात के अंधेरे में विक्रम और तारा अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर उस पूरे शहर की तेज और सुंदर रोशनी को देख रहे थे। विक्रम ने तारा के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी जिंदगी का असली और बड़ा मकसद मिल गया है। मैं हमेशा से सिर्फ एक व्यापारी था, लेकिन तुमने मुझे एक बेहतर और सच्चा इंसान बना दिया है जो न्याय के लिए लड़ना जानता है। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और भरोसा दिलाया कि वह इस मुश्किल सफर में हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगले दिन विक्रम ने यह फैसला किया कि वह राहुल के उस बड़े और विवादित प्रोजेक्ट की जगह का खुद जाकर पूरा मुआयना करेगा। वह जानना चाहता था कि राहुल ने वहां जमीन के नाम पर और कितने बड़े घोटाले किए हैं जिन्हें कागजों में अच्छी तरह छिपाया गया था। तारा ने भी उसके साथ इस खतरनाक जगह पर जाने की जिद की, क्योंकि वह विक्रम को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। विक्रम जानता था कि वहां जाना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन वह तारा के मजबूत इरादों के आगे मजबूर था। उन्होंने अपने बेहतरीन और हथियारबंद गार्ड्स का एक मजबूत काफिला तैयार किया और उस प्रोजेक्ट वाली जगह की तरफ तेजी से निकल पड़े। वह जगह शहर से बहुत ज्यादा दूर एक सुनसान और बंजर इलाके में थी, जहां किसी तरह की कोई आबादी या बड़ा गांव नहीं था। रास्ते में तारा ने उन कागजातों का एक बार फिर से बहुत ध्यान से अध्ययन किया ताकि वह वहां जाकर कुछ और नए सुराग ढूंढ सके। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान था, क्योंकि उसे किसी बड़े और अचानक होने वाले हमले का पूरा अंदेशा था। जब उनका काफिला उस भारी और खाली जगह पर पहुंचा तो वहां चारों तरफ सिर्फ धूल और कुछ पुरानी और खराब मशीनें ही पड़ी हुई थीं। यह देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राहुल ने इस खाली जमीन के नाम पर कंपनी के करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए थे। तारा गाड़ी से बाहर निकली और उसने वहां की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर बहुत ही ध्यान से उसकी गहरी जांच करनी शुरू कर दी। उसने बोर्ड की बैठक में जो बात कही थी वह सच थी, क्योंकि यह मिट्टी किसी कारखाने के लिए सही नहीं थी।
तारा कुछ दूर चलकर एक पुरानी और टूटी हुई इमारत के पास गई, जो शायद इस बड़े प्रोजेक्ट का मुख्य और पुराना कार्यालय बनाया गया था। वहां उसे कुछ जले हुए कागजात और शराब की कई खाली बोतलें मिलीं, जो यह साबित कर रही थीं कि यहां कोई काम नहीं होता था। राहुल के गुंडे इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक सुरक्षित अड्डे के रूप में करते थे। विक्रम ने अपने गार्ड्स को उस पूरी इमारत को घेरने का सख्त आदेश दिया ताकि वे हर एक छोटी चीज की जांच कर सकें। तभी अचानक उनके चारों तरफ से भारी और तेज गोलियों की डरावनी आवाजें आने लगीं और पूरा इलाका धुएं से पूरी तरह से भर गया। राहुल ने उनके यहां आने की खबर पहले ही सुन ली थी और उसने यहां एक बहुत बड़ा और जानलेवा जाल बिछाया था। विक्रम के गार्ड्स ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और वे हमलावरों पर भारी जवाबी फायरिंग करने लगे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। विक्रम ने तारा को पकड़ा और उसे एक बहुत बड़ी और मजबूत कंक्रीट की दीवार के पीछे सुरक्षित छिपा दिया ताकि उसे कोई गोली न लगे। तारा ने इस भयानक स्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं खोया और उसने अपने तेज दिमाग को तेजी से दौड़ाना शुरू किया। उसने देखा कि हमलावर एक ऊंचे और पुराने टावर से उन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे, जिससे उनके गार्ड्स बहुत बुरी तरह से घायल हो रहे थे। उसने विक्रम को उस टावर की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर वे उस टावर को गिरा देंगे तो यह पूरा हमला अपने आप रुक जाएगा। विक्रम ने अपनी एक भारी बंदूक निकाली और उस टावर के कमजोर हिस्सों पर सटीक निशाना लगाना शुरू कर दिया। लगातार गोलियों के बीच विक्रम का अचूक निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा और उस पुराने टावर का एक बड़ा हिस्सा तेज आवाज के साथ टूट गया। वहां छिपे हुए सभी हमलावर जोर से चीखते हुए नीचे गिरे और उनके दल में एक बहुत बड़ा भ्रम पूरी तरह से फैल गया। मौके का फायदा उठाकर विक्रम के बहादुर गार्ड्स ने बहुत तेजी से आगे बढ़कर उन सभी गुंडों को चारों तरफ से अच्छी तरह घेर लिया। अब स्थिति पूरी तरह से विक्रम और तारा के मजबूत नियंत्रण में आ चुकी थी और राहुल की यह चाल नाकाम हो गई थी। तारा ने राहत की एक गहरी और लंबी सांस ली, क्योंकि आज एक बार फिर मौत उनके बहुत ही ज्यादा करीब से होकर गुजरी थी। विक्रम ने उस टूटे हुए टावर की तरफ देखा और उसे यह पूरा यकीन हो गया कि अब इस खूनी खेल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह हमला सिर्फ एक चेतावनी थी और अब उन्हें राहुल के मुख्य अड्डे पर जाकर उस शैतान का हमेशा के लिए पक्का अंत करना होगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक खतरनाक संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। टावर के गिरने के बाद वहां चारों तरफ उड़ रही धूल धीरे धीरे शांत होने लगी थी। विक्रम के हथियारबंद रक्षकों ने बचे हुए सभी हमलावरों को अपने मजबूत घेरे में लेकर उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। तारा और विक्रम अपनी उस सुरक्षित जगह से बाहर निकले और उन्होंने उस भयानक तबाही के मंजर को बहुत ध्यान से देखा। दोनों को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि यह हमला सिर्फ शुरुआत थी और राहुल उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विक्रम ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे एक जिंदा बचे हुए गुंडे को पकड़कर उसके सामने पेश करें। उस गुंडे का चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ चुका था और वह विक्रम की खौफनाक आंखों को देखकर बुरी तरह कांप रहा था। तुम मुझे अभी इसी वक्त बताओ कि राहुल ने अपनी वो सभी गुप्त फाइलें और गैरकानूनी हथियार कहाँ छिपा कर रखे हैं? विक्रम ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में पूछा, जिससे उस गुंडे की रूह तक बुरी तरह से कांप उठी थी। वह आदमी डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और बस अपनी जान बख्शने की लगातार भीख मांग रहा था। तारा आगे बढ़ी और उसने बहुत ही शांत लेकिन एक बहुत ही खतरनाक लहजे में उस गुंडे से अपनी बात कही। अगर तुम हमें पूरी सच्चाई बता दोगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, जहां तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम यहीं मारे जाओगे। तारा की इस मनोवैज्ञानिक चाल ने उस आदमी के दिमाग पर सीधा और बहुत ही गहरा असर किया और वह टूट गया। उसने घबराते हुए बताया कि यहां से कुछ ही दूरी पर जंगल के बीचों बीच राहुल का एक बहुत बड़ा और गुप्त तहखाना है। वहीं पर उसने अपना सारा काला धन और वे सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर रखे हुए हैं जिनमें उसके हर अपराध का पूरा पक्का सबूत है। वह तहखाना बाहर से एक पुराने और खंडहर हो चुके गोदाम की तरह दिखता है, ताकि किसी को भी उस पर कोई शक न हो। यह जानकारी मिलते ही विक्रम ने अपने आदमियों को तुरंत उस दिशा में कूच करने का कड़ा आदेश दे दिया। उनकी गाड़ियां उस घने और सुनसान जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी थीं। विक्रम बार बार तारा की तरफ देख रहा था,
जो इस पूरी भयानक स्थिति में भी बिल्कुल शांत और पूरी तरह से निडर बैठी थी। उसने अपनी मंदे से गाढ़ किसान की बार ईसा मंदारा, ईसा मान की बार की सांसाकन। जिंदगी में बहुत सी औरतें देखी थीं, लेकिन तारा जैसी मजबूत और बेखौफ लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। उसे यह गहरा एहसास होने लगा था कि तारा अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। मैं तुम्हारे इस अदम्य साहस और तुम्हारी इस बेजोड़ बुद्धिमत्ता को देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान और प्रभावित हूं तारा। विक्रम ने अपनी एक गहरी सांस लेते हुए बहुत ही नरम और एक सच्चे भाव के साथ यह बात अपनी पत्नी से कही। तुमने मेरी जान बचाने से लेकर मेरे इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को बचाने तक हर कदम पर मेरा एक बहुत मजबूत साथ दिया है। तारा ने विक्रम की इन गहरी बातों को सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि यह सब तो उसका सच्चा फर्ज था। कुछ ही देर के लंबे सफर के बाद उनका काफिला उस पुराने और खस्ताहाल गोदाम के सामने जाकर पूरी तरह से रुक गया। बाहर से वह जगह बिल्कुल सुनसान और वीरान लग रही थी, लेकिन विक्रम के अनुभवी दिमाग ने खतरे को तुरंत ही भांप लिया था। उसने अपने रक्षकों को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने और उस पुरानी इमारत को चारों तरफ से अच्छी तरह घेरने का सीधा इशारा किया। वे बहुत ही दबे कदमों से उस इमारत के मुख्य और जंग लगे हुए भारी दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे ही विक्रम के रक्षकों ने वह भारी दरवाजा तोड़ा, अंदर से स्वचालित हथियारों की बहुत ही भयानक और तेज फायरिंग शुरू हो गई। राहुल ने अपने उस सबसे अहम ठिकाने की सुरक्षा के लिए अपने सबसे खूंखार और बहुत ही खतरनाक हथियारों को वहां तैनात कर रखा था। गोलियों की उस तेज बौछार ने विक्रम की टीम को एक पल के लिए पीछे हटने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। यह एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा स्थिति थी, जहां एक छोटी सी चूक भी उनकी जान ले सकती थी। विक्रम ने अपनी भारी बंदूक निकाली और एक लोहे के बड़े खंभे के पीछे छिपकर उन गुंडों पर बहुत सटीक जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। वह तारा को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक बहुत मजबूत लोहे के बक्से के पीछे छिपा दिया था। दोनों तरफ से हो रही यह भारी गोलीबारी उस अंधेरे और बंद गोदाम में एक बहुत ही डरावना और भयानक शोर पैदा कर रही थी। विक्रम का हर एक अचूक निशाना राहुल के उन खतरनाक गुंडों को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था। तारा उस बक्से के पीछे छिपी हुई सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपनी तेज नजरों से उस पूरी जगह का मुआयना कर रही थी। उसने देखा कि गोदाम के ऊपरी हिस्से में एक पुरानी लोहे की सीढ़ी थी, जो सीधा उस गुप्त कंट्रोल रूम की तरफ जा रही थी। उसने ये करना पुलस्सी तुरंत समझ लिया कि मुख्य सबूत उसी सुरक्षित और बंद कमरे के अंदर भारी कंप्यूटरों में अच्छी तरह से छिपाए गए होंगे। उसने विक्रम को इशारा किया कि वह सामने से फायरिंग जारी रखे, ताकि वह चुपके से उस सीढ़ी तक आसानी से पहुंच सके। विक्रम को तारा की यह खतरनाक योजना बहुत जोखिम भरी लगी, लेकिन वह उसकी बेजोड़ क्षमता और उसके तेज दिमाग पर पूरा भरोसा करता था। उसने अपनी फायरिंग की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दिया, ताकि उन सभी गुंडों का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी ही तरफ रहे। इसी भारी शोर और घमासान के बीच तारा बहुत ही फुर्ती और चालाकी से रेंगते हुए उस पुरानी लोहे की सीढ़ी के पास पहुंच गई। वह बिना कोई आवाज किए एक बिल्ली की तरह तेजी से उन लोहे की सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि कंट्रोल रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर एक खतरनाक गार्ड बहुत बड़ी बंदूक लेकर खड़ा था। तारा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जमीन पर पड़ा हुआ एक छोटा लोहे का टुकड़ा दूसरी तरफ बहुत ही जोर से फेंक दिया। वही साम आंख है। गार्ड उस अजीब आवाज को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ा, तारा ने पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। गार्ड अपना भारी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा और तारा ने तुरंत उस कमरे के अंदर घुसकर भारी दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। वह कमरा पूरी तरह से कई आधुनिक मशीनों और बड़े कंप्यूटरों से भरा हुआ था, जो राहुल के पूरे काले साम्राज्य का मुख्य केंद्र था। तारा ने जल्दी से मुख्य कंप्यूटर की स्क्रीन को देखा, जिस पर राहुल के उन सभी गैरकानूनी सौदों का पूरा और लंबा ब्यौरा मौजूद था। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे उस बड़े कंप्यूटर में लगाकर सभी अहम फाइलों को बहुत तेजी से डाउनलोड करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर डाटा ट्रांसफर की वह हरी पट्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन समय बहुत ही कम था। अचानक उस बंद कमरे का भारी दरवाजा
एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ टूटा और राहुल का सबसे खास आदमी अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी और खतरनाक पिस्तौल थी, जिसका निशाना उसने सीधे तारा के सिर पर पूरी तरह से तान रखा था। मुझे पता था कि तुम जैसी चालाक और खतरनाक औरत इस कंप्यूटर तक पहुंचने की कोई ना कोई बहुत बड़ी और गंदी चाल जरूर चलेगी, उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा और तारा को अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिलने की एक बहुत सख्त चेतावनी दी। तारा के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थीं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी डर का कोई भाव नहीं आने दिया। वह जानती थी कि अगर उसने कोई भी जल्दबाजी की तो यह खतरनाक आदमी उसे तुरंत ही अपनी गोली का शिकार बना लेगा। उसने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में उस आदमी से कहा कि राहुल ने तुम्हारे जैसे बहुत से वफादार लोगों को हमेशा धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस भारी बर्बादी के बाद तुम्हें पुलिस से बचाने के लिए अपना कोई भी पैसा खर्च करेगा? तारा की यह एकदम सच्ची और बहुत ही चुभने वाली बात उस आदमी के दिमाग में एक बड़े और भारी संदेह का बीज बो रही थी। वह एक पल के लिए पूरी तरह से सोच में पड़ गया, क्योंकि वह राहुल के उस धोखेबाज और गंदे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसी छोटे से सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाते हुए तारा ने पास रखी हुई एक भारी कुर्सी को उस आदमी की तरफ जोर से धक्का दे दिया। वह आदमी अपना संतुलन खोकर पीछे की तरफ गिरा और उसकी पिस्तौल से निकली गोली सीधा कमरे की छत पर जाकर लगी। उसी पल विक्रम ने एक बहुत ही जोरदार छलांग के साथ उस कंट्रोल रूम के अंदर प्रवेश किया और उस आदमी को जमीन पर दबोच लिया। विक्रम का गुस्सा बहुत ही ज्यादा भयानक था और उसने उस आदमी के हाथ से पिस्तौल छीनकर उसे एक बहुत ही जोरदार और भारी मुक्का मारा। वह आदमी पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और विक्रम ने बहुत ही गहरी और लंबी सांस लेते हुए तारा की तरफ देखा। तुम बिल्कुल सुरक्षित तो हो ना तारा? क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की बहुत ज्यादा और सबसे बड़ी फिक्र हो रही थी। तारा ने विक्रम को देखकर अपनी एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान दी और उसे उस मुख्य कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर डाउनलोड पूरा होने का एक बहुत ही बड़ा और साफ संदेश आ चुका था, जो उनकी एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। तारा ने वह पेन ड्राइव निकाली और उसे बहुत ही सावधानी से अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि यही वह सबसे बड़ा और पक्का सबूत था। इस एक छोटी सी चीज में राहुल की पूरी जिंदगी और उसके उस काले साम्राज्य को तबाह करने की पूरी ताकत मौजूद थी। अब हमारे पास वे सभी पक्के और मजबूत सबूत मौजूद हैं, जो राहुल को जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। तारा ने विक्रम के पास आकर कहा और उसकी आंखों में इस बहुत बड़ी और शानदार जीत की एक अनोखी चमक पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ने तारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गहराई और सच्चे प्यार के साथ देखा। तुम सच में कोई साधारण लड़की नहीं हो, बल्कि तुम मेरी इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत चमत्कार हो। मुझे आज यह पूरी तरह से एहसास हो गया है कि मेरा तुम्हारे साथ जुड़ना सिर्फ एक छोटा सा सौदा या कोई मजबूरी नहीं थी। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं तारा, और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुशी से बिताना चाहता हूं। विक्रम के इन सच्चे और खूबसूरत शब्दों ने तारा के दिल को एक अजीब और अनोखी खुशी से पूरी तरह भर दिया था। उसने भी विक्रम के हाथों को बहुत ही प्यार से पकड़ा और अपनी पूरी सहमति उसे अच्छी तरह जता दी। लेकिन अभी उनके पास इन सभी खूबसूरत और बहुत ही रोमांटिक बातों के लिए बिल्कुल भी ज्यादा समय या कोई भी अच्छा मौका नहीं था। नीचे गोदाम में अभी भी विक्रम के रक्षकों और राहुल के उन बचे हुए खतरनाक गुंडों के बीच बहुत ही भयानक और भारी लड़ाई चल रही थी। विक्रम ने अपनी बंदूक को फिर से मजबूती से पकड़ा और तारा को अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें जल्द से जल्द उन सभी पक्के सबूतों को लेकर वहां से सुरक्षित और जिंदा बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वे दोनों बहुत ही सावधानी से उस पुरानी और लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरे, जहां उनके बहादुर रक्षकों ने मोर्चा बहुत अच्छी तरह संभाल रखा था। विक्रम ने अपने आदमियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने और उन बचे हुए गुंडों पर एक जोरदार अंतिम हमला करने का सीधा आदेश दिया। गोलियों की वह भारी और तेज बौछार एक बार फिर से बहुत तेजी से शुरू हो गई और पूरा गोदाम बहुत गहरे धुएं से भर गया। विक्रम और तारा अपने रक्षकों के उस मजबूत घेरे के बीच से तेजी से बाहर की तरफ भाग रहे थे। अचानक एक गुंडे ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक बम उस रास्ते पर फेंक दिया,
जहां से विक्रम और तारा पूरी तेजी से बाहर निकल रहे थे। बम को देखते ही विक्रम ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह किए बिना तारा को पूरी ताकत से अपने भारी शरीर के नीचे अच्छी तरह दबा लिया। एक बहुत ही भयानक और जोरदार धमाका हुआ और उस बड़े गोदाम की दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटकर उनके पास गिर गया। उस धमाके की तेज आवाज ने कुछ पलों के लिए विक्रम और तारा के कानों को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। धूल का वह भारी गुबार छंटने के बाद विक्रम ने बहुत ही घबराहट के साथ तारा की तरफ देखा, जो पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक थी। विक्रम की पीठ पर कुछ छोटे और मामूली घाव आए थे, लेकिन वह इस दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने तारा का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा और वे दोनों उस टूटी हुई दीवार के बड़े मलबे के बीच से सुरक्षित बाहर निकल आए। बाहर की ताजी और ठंडी हवा ने उन्हें एक बहुत ही बड़ी और सच्ची राहत का सुखद एहसास कराया। विक्रम के रक्षकों ने उस गोदाम के अंदर बचे हुए उन सभी गुंडों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और वह जगह अब शांत थी। उनकी गाड़ियां अभी भी उसी जगह पर पूरी तरह सुरक्षित खड़ी थीं और उन्होंने बिना एक भी पल बर्बाद किए वहां से निकलने का फैसला किया। विक्रम ने तारा को गाड़ी में बहुत सुरक्षित बैठाया और काफिला उस खौफनाक जंगल से शहर की तरफ बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से निकल पड़ा। उनकी यह बड़ी जीत उन्हें राहुल के अंत के बहुत ही ज्यादा करीब ले आई थी और वे खुश थे। गाड़ी के अंदर बैठे हुए विक्रम और तारा दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक बहुत बड़ी जीत का सुकून था। तारा ने अपनी जेब से वह अहम पेन ड्राइव निकाली और उसे विक्रम के हाथ में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख दिया, जो बहुत जरूरी था। अब राहुल किसी भी कीमत पर हमसे नहीं बच सकता, क्योंकि ये छोटा सा सबूत उसके सारे बड़े और काले घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। विक्रम ने उस पेन ड्राइव को बहुत ही कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और अपनी बड़ी जीत की तैयारी करने लगा। हमें इस सबूत को कल होने वाली उस बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शेयरधारकों की आम बैठक में सबके सामने बहुत अच्छी तरह पेश करना होगा, विक्रम ने बहुत ही गहरी और गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि वह जानता था कि राहुल उस बैठक में अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाम जरूर खेलेगा। तारा ने विक्रम की बात का समर्थन किया और कहा कि वे राहुल को उसी के बनाए हुए बड़े जाल में बहुत बुरी तरह से हमेशा के लिए फंसाएंगे। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें राहुल की हार पहले से ही पूरी तरह से पक्की और बहुत निश्चित हो चुकी थी। जब वे दोनों सुरक्षित अपने महल में वापस पहुंचे तो पूरी जगह पर बहुत ही कड़ी और भारी सुरक्षा व्यवस्था पहले से तैनात कर दी गई थी। विक्रम ने अपने सबसे अच्छे तकनीकी विशेषज्ञों को तुरंत बुलाया और उन्हें वह पेन ड्राइव देकर उसमें मौजूद सभी सबूतों को तैयार करने को कहा। वे पूरी रात जागकर उन सभी जटिल फाइलों को अच्छी तरह से समझने और एक शानदार प्रस्तुति बनाने के काम में लगे रहे। तारा का वह अचूक और तेज दिमाग हर कदम पर उनके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो रहा था। सुबह की नई किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी और नई उम्मीद लेकर आई थीं। विक्रम ने अपना नया सूट पहना और वह किसी महान राजा की तरह अपनी पूरी शान और आत्मविश्वास के साथ एकदम तैयार दिख रहा था। तारा ने भी एक सादा लेकिन बेहद प्रभावशाली और शानदार लिबास पहना था, जो उसकी मजबूत शख्सियत को बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहा था। वे दोनों उस बहुत बड़ी अंतिम जंग के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर वहां से जल्दी निकले। उनकी वह शानदार गाड़ी कंपनी के उस बहुत बड़े मुख्यालय की तरफ अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी, जहां सब मौजूद थे। तारा ने विक्रम का हाथ अपने हाथ में बहुत प्यार से लिया और उसे यह एहसास दिलाया कि इस अंतिम लड़ाई में वे दोनों पूरी तरह एक हैं। राहुल को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी बर्बादी का वह पक्का सबूत अब विक्रम और तारा के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। आज वह दिन था जब न्याय और सच्चाई की एक बहुत बड़ी जीत पूरी दुनिया के सामने होने वाली थी। कंपनी के उस विशाल और शानदार मुख्यालय के बाहर आज एक बहुत ही भारी और अजीब सी हलचल पूरी तरह से छाई हुई थी। मीडिया के बहुत सारे लोग और बड़े पत्रकार अपने कैमरों के साथ विक्रम और राहुल की इस बहुत बड़ी लड़ाई की खबर लेने के लिए वहां खड़े थे। शेयरधारकों की यह आम बैठक सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि यह इस पूरे साम्राज्य के भविष्य को तय करने वाला एक बड़ा फैसला था। विक्रम और तारा की गाड़ी जैसे ही वहां रुकी, कैमरों की चमक से पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। विक्रम ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ
कार का दरवाजा खोला और तारा का हाथ पकड़कर उसे भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। तारा का चेहरा पूरी तरह से शांत था और उस पर किसी भी तरह का कोई डर या घबराहट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। सुरक्षा गार्डों ने उनके लिए एक रास्ता बनाया और वे दोनों मुख्यालय के उस आलीशान कांच के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। इमारत के अंदर का सन्नाटा बाहर के उस भारी शोर से बिल्कुल अलग था, जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का सीधा संकेत दे रहा था। बैठक का वह विशाल कमरा पहले से ही कंपनी के सभी बड़े शेयरधारकों और महत्वपूर्ण निवेशकों से खचाखच भरा हुआ था, जो बहुत बेचैन लग रहे थे। राहुल अपनी कुर्सी पर बहुत ही ज्यादा घमंड और एक झूठी शान के साथ बैठा हुआ था, जैसे वह पहले ही इस बड़ी जंग को जीत चुका हो। उसने अपने सभी भ्रष्ट साथियों को भारी रिश्वत देकर पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। विक्रम और तारा को अंदर आते देखकर राहुल के चेहरे पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और बुरी मुस्कान साफ आ गई। कंपनी के मुख्य चेयरमैन ने अपनी जगह से खड़े होकर सभी को शांत होने का इशारा किया और इस महत्वपूर्ण बैठक को औपचारिक रूप से शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन हमारी इस महान कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन और एक बड़ी परीक्षा का दिन है, जिसका हमें सामना करना है। हमारे सामने कंपनी के नेतृत्व को लेकर एक बहुत ही गंभीर विवाद खड़ा हो गया है, जिसे आज हमेशा के लिए सुलझाना होगा। राहुल ने तुरंत उठकर बोलने की अनुमति मांगी और विक्रम पर सीधा और भारी मौखिक हमला करना शुरू कर दिया। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे भाई विक्रम की दिमागी हालत अब इस बड़ी कंपनी को चलाने के लायक बिल्कुल नहीं रही है। उन्होंने एक अनजान और अनपढ़ गांव की लड़की को हमारी कंपनी के अहम मामलों में शामिल करके हमारी पूरी विरासत का बहुत बुरा मजाक उड़ाया है। उनके गलत और बचकाने फैसलों की वजह से हमें बाजार में करोड़ों रुपयों का भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं इस बोर्ड से यह भारी मांग करता हूं कि विक्रम को पद से तुरंत हटाया जाए और मुझे यह पूरी जिम्मेदारी दी जाए। राहुल की इस झूठी और भड़काऊ बात को सुनकर कमरे में मौजूद शेयरधारकों के बीच एक बहुत भारी कानाफूसी और बेचैनी शुरू हो गई। राहुल के खरीदे हुए समर्थक बहुत जोर से उसकी इस गलत मांग का खुला समर्थन करने लगे और विक्रम के खिलाफ खराब माहौल बनाने की पूरी कोशिश करने लगे। विक्रम अपनी कुर्सी पर बहुत ही शांति से बैठा रहा और उसने राहुल की इन सभी बकवास बातों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ तारा की तरफ देखा, जिसने उसे आंखों के इशारे से शांत रहने और सही समय का इंतजार करने के लिए कहा। चेयरमैन ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर सभी को शांत रहने का कड़ा आदेश दिया और कहा कि अब इस मुद्दे पर एक साफ और सीधा मतदान होगा। राहुल अपनी इस पक्की जीत को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसने अपनी उस घमंडी मुस्कान को छिपाने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नहीं की। उसे पूरा यकीन था कि उसने ज्यादातर सदस्यों को अपने काले धन से अच्छी तरह खरीद लिया है और आज विक्रम की हार एकदम निश्चित है। मतदान की प्रक्रिया भारी सन्नाटे के बीच शुरू हुई और हर कोई आने वाले उस बड़े नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी अचानक तारा अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और उसकी इस हरकत ने वहां मौजूद सभी लोगों का पूरा ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींच लिया। मुझे इस मतदान से पहले आप सभी सम्मानित लोगों के सामने कुछ बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाले तथ्य पेश करने की छोटी सी अनुमति चाहिए। तारा की आवाज बहुत स्पष्ट, शांत और पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिसने कमरे के उस भारी तनाव को पूरी तरह रोक दिया। राहुल ने खड़े होकर तारा को रोकने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा कि एक बाहरी व्यक्ति को यहां बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन चेयरमैन ने राहुल को हाथ के एक सख्त इशारे से तुरंत चुप करा दिया और तारा को अपनी बात रखने की खुली अनुमति दे दी। तारा ने विक्रम के तकनीकी विशेषज्ञ को इशारा किया और तुरंत ही उस कमरे की बड़ी स्क्रीन पर कुछ जटिल दस्तावेज दिखने शुरू हो गए। आप सभी को यह बताया गया है कि विक्रम के नेतृत्व में कंपनी को बाजार में करोड़ों का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि यह पैसा कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि इसे बहुत ही चालाकी से चुराया गया है। तारा ने लेजर पॉइंटर से स्क्रीन पर मौजूद उन सभी फर्जी बैंक खातों की तरफ बहुत साफ और सीधा इशारा किया। यह उन सभी बेनामी कंपनियों की पूरी सूची है जिन्हें राहुल ने पिछले 2 सालों में अपने काले धन को छिपाने के लिए बनाया है। कंपनी का जो पैसा आपको भारी नुकसान के रूप में दिखाया गया था, वह असल में सीधा इन गुप्त विदेशी खातों में भेजा जा रहा था। तारा के इन चौंकाने वाले और पक्के शब्दों ने पूरे कमरे में एक बहुत भयानक और भारी हलचल पैदा कर दी
और सभी शेयरधारक पूरी तरह से सन्न रह गए। राहुल का चेहरा डर और घबराहट से पूरी तरह पीला पड़ गया था और वह बुरी तरह से हकलाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। यह सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ है और इस चालाक औरत ने मेरे खिलाफ यह सारे फर्जी कागजात खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं। वह पसीने से तरबतर हो चुका था और उसकी आंखें डर के मारे बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थीं क्योंकि उसका राज खुल रहा था। लेकिन तारा बिल्कुल शांत थी और उसने अपने अगले सबूत को स्क्रीन पर लाने के लिए छोटा सा बटन दबाया। स्क्रीन पर अब वह वीडियो चलने लगा जो तारा ने उस गुप्त कंट्रोल रूम से बहुत खतरे के बीच बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। इस वीडियो में राहुल बहुत स्पष्ट रूप से अपने गुंडों को विक्रम और तारा की हत्या करने का सीधा और भयानक आदेश दे रहा था। खौफनाक सच्चाई को देखकर वहां मौजूद सभी शेयरधारक और निवेशक अपनी कुर्सियों से हैरान होकर झटके से खड़े हो गए। राहुल का यह खूनी और बहुत गंदा असली चेहरा अब उस कमरे में मौजूद सभी लोगों के सामने पूरी तरह से नंगा हो चुका था। राहुल समझ गया था कि अब उसके पास भागने या खुद को बचाने का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं बचा है और वह बुरी तरह फंस चुका है। उसने अपने आदमियों की तरफ बहुत लाचारी से देखा, लेकिन वे सभी अपनी गर्दनें झुकाए हुए बहुत चुपचाप अपनी जगह पर खड़े थे। किसी ने भी अब इस खतरनाक अपराधी का साथ देने की कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि सारे पक्के सबूत बहुत ज्यादा साफ और मजबूत थे। राहुल ने पागलों की तरह उस बड़े दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की ताकि वह पुलिस के आने से पहले वहां से निकल सके, लेकिन विक्रम के चुस्त और मजबूत सुरक्षा गार्डों ने दरवाजे को पहले से ही अच्छी तरह से घेर रखा था और उसे तुरंत रोक लिया। उन्होंने राहुल को बहुत सख्ती से पकड़ लिया और उसे वापस उसी विशाल कमरे के ठीक बीच में लाकर धक्के के साथ खड़ा कर दिया। विक्रम अपनी कुर्सी से शान और एक राजा के पूरे आत्मविश्वास के साथ उठा और धीरे धीरे चलते हुए उस डरे हुए राहुल के बिल्कुल सामने आ गया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है और मेरी जान लेने की यह नीच साजिश रची है जिसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। राहुल की आंखें डर और पछतावे के झूठे आंसुओं से भर चुकी थीं और वह विक्रम के पैरों में गिरकर अपनी जान की लगातार भीख मांगने लगा। मुझे एक आखिरी मौका दे दो भाई, क्योंकि मुझसे पैसों के भारी लालच में आकर सच में एक बहुत बड़ी और भयानक गलती हो गई है। विक्रम ने उसके उस झूठे और घिनौने चेहरे को बहुत नफरत भरी नजर से देखा और अपने पैर को उसके हाथों से तुरंत पीछे खींच लिया। तुम्हारे लिए अब मेरे दिल में कोई माफी बिल्कुल नहीं बची है, क्योंकि तुमने अपने ही परिवार की पीठ में छुरा घोंपा है। तभी उस विशाल बैठक कक्ष के मुख्य दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुले और शहर की पुलिस की एक बड़ी टीम अंदर दाखिल हुई। पुलिस के अधिकारी के हाथ में राहुल को तुरंत गिरफ्तार करने का वह पक्का वारंट था जिसे विक्रम ने पहले से ही अच्छी तरह तैयार करवा लिया था। पुलिस ने आगे बढ़कर राहुल के हाथों में मजबूत लोहे की हथकड़ियां डाल दी और उसे सख्ती से खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। राहुल जोर से चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज वहां मौजूद लोगों की नफरत में पूरी तरह दब गई। राहुल के जाते ही कमरे में छाया हुआ वह भारी तनाव अचानक एक बहुत बड़ी और सुकून भरी शांति में पूरी तरह बदल गया। सभी शेयरधारकों ने अपनी कुर्सियों से उठकर सम्मान के साथ हाथ जोड़े और विक्रम तथा तारा की इस शानदार जीत पर जोर से तालियां बजाने लगे। उन सभी लोगों को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था कि उन्होंने राहुल के दावों पर भरोसा करके विक्रम पर बिना वजह शक किया था। चेयरमैन ने माइक पर आते हुए कहा कि न्याय की आज एक बहुत शानदार और बेमिसाल जीत हुई है जिसका हमें जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने तारा की तरफ मुड़कर आदर और सच्चे सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और पूरे बोर्ड की तरफ से उससे गहरी माफी मांगी। आपने अपनी तेज बुद्धिमत्ता और बेजोड़ साहस से सिर्फ विक्रम की जान ही नहीं बचाई है, बल्कि इस पूरी महान कंपनी को भी तबाह होने से बचा लिया है। हम सभी लोग आपको एक अनपढ़ गांव की लड़की समझने की अपनी उस बड़ी भूल के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। तारा ने एक बहुत शांत और मधुर मुस्कान के साथ उनकी इस माफी को स्वीकार किया और अपने दिल में कोई मैल नहीं रखा। तारा ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए बहुत स्पष्ट और शांत आवाज में कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरा सच्चा फर्ज था। मुझे कभी भी इस बड़ी कंपनी की दौलत या किसी ऊंचे पद का कोई लालच नहीं था, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को सबके सामने लाना और विक्रम की रक्षा करना था। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप सभी लोग किसी भी व्यक्ति को उसके साधारण बाहरी रूप से आंकने की गलती कभी नहीं करेंगे। उसकी इन सच्ची बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला।
विक्रम ने तारा का हाथ मजबूती से अपने हाथों में लिया और पूरे बोर्ड के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा करने का पक्का मन बना लिया। आज से मैं इस बड़ी कंपनी के आधे शेयर अपनी पत्नी तारा के नाम पर कानूनी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला करता हूं। ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरे इस पूरे जीवन और इस बड़े व्यापारिक साम्राज्य की सबसे बराबर और महत्वपूर्ण साझेदार भी है। विक्रम की इस अचानक घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन फिर पूरे कमरे में बहुत जोर से खुशी की तालियां गूंज उठीं। कंपनी के उस पुराने इतिहास में आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक बहुत ज्यादा खास दिन बन गया था। एक साधारण सी गांव की लड़की अपनी तेज बुद्धि और अटूट साहस के बल पर आज देश के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य की मलिका बन चुकी थी। राहुल जैसे घमंडी और लालची इंसान का हमेशा के लिए अंत हो चुका था और अब कंपनी का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में था। बैठक बहुत खुशी और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ खत्म हुई और सभी लोग मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगे। जब विक्रम और तारा उस विशाल मुख्यालय से बाहर निकले तो बाहर खड़ी भारी मीडिया ने उन्हें अच्छी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। सभी पत्रकार तारा की इस अद्भुत सफलता की कहानी को अपने बड़े कैमरों में कैद करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे। विक्रम ने मीडिया के सवालों का बहुत शांत और मुस्कान के साथ जवाब दिया और तारा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताकर उसकी खुले दिल से तारीफ की। तारा ने कैमरों की चमक के बीच भी अपना पुराना और साधारण शांत स्वभाव पूरी तरह बरकरार रखा, जो उसकी पहचान थी। उनकी आलीशान गाड़ी अब वापस उस बड़े महल की तरफ जा रही थी, लेकिन आज का सफर पहले के सभी तनावपूर्ण सफर से बिल्कुल अलग था। गाड़ी के अंदर अब मौत का कोई भयानक डर या दुश्मनों की कोई डरावनी साजिश बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सिर्फ सुकून देने वाली शांति थी। विक्रम ने तारा को अपनी बाहों में बहुत प्यार से भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए अपने दिल की गहरी बात कही। तुमने मुझे और मेरी इस जिंदगी को एक नया और खूबसूरत मतलब दे दिया है तारा, जिसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। तारा ने विक्रम के कंधे पर अपना सिर रखा और अपनी आंखें बंद करके उस मीठे सुकून और प्यार को बहुत गहराई से महसूस करने लगी। यह सफर सच में बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा की तरह एक शानदार जीत हुई थी। उसने कभी भी इन पैसों या इस ताकत की चाहत नहीं की थी, लेकिन नियति ने उसे इस मुकाम तक सिर्फ न्याय के लिए पहुंचाया था। वह जानती थी कि विक्रम के साथ उसका यह नया जीवन नई जिम्मेदारियों से भरा होगा, लेकिन वह तैयार थी। महल में पहुंचने पर वहां के सभी पुराने नौकरों और सुरक्षा गार्डों ने फूलों की बारिश करके उन दोनों का बहुत भव्य और शानदार स्वागत किया। राहुल के सभी गंदे और लालची समर्थकों को महल से पहले ही हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया था और अब वहां सिर्फ वफादार लोग बचे थे। महल के मुख्य प्रबंधक ने एक बहुत बड़ी और शाही दावत की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि आज जश्न मनाने का मौका था। तारा के चेहरे पर पहली बार एक गहरी और सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी, जो डर से मुक्त थी। शाम के समय विक्रम और तारा अपने उस खूबसूरत बगीचे में टहल रहे थे, जहां कुछ दिनों पहले उन अमीर औरतों ने तारा का अपमान किया था। आज वह जगह बहुत शांत और सुंदर लग रही थी, क्योंकि उन सभी नकली लोगों का पर्दाफाश करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। विक्रम ने तारा का हाथ पकड़ा और आसमान में चमकते हुए उन सितारों की तरफ देखकर कहा कि यह जीत सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुई है। तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब बुराई बढ़ जाती है तो कुदरत उसे मिटाने का रास्ता निकाल लेती है। राहुल अब शहर की उस सबसे भयानक और अंधेरी जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी जिंदगी काटने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। उसका सारा घमंड, सारा पैसा और उसकी वह झूठी ताकत एक ही दिन में ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह से बिखर कर खाक हो गई थी। उसने हमेशा दूसरों को कमजोर और बेवकूफ समझा था, लेकिन आज उसी अहंकार ने उसे मिट्टी में पूरी तरह से मिला दिया था। तारा को उस अपराधी के लिए कोई दया नहीं थी, क्योंकि उसने जो बोया था आज वह वही कड़वा फल काट रहा था। अब कंपनी का सारा काम नए और ईमानदार लोगों के हाथों में आ चुका था, जो विक्रम और तारा के साथ मिलकर काम करने को तैयार थे। तारा ने फैसला किया कि वह गांव के विकास और गरीब लोगों की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा चैरिटी ट्रस्ट शुरू करेगी, जो उनकी सीधी मदद करेगा। विक्रम ने अपनी पत्नी के इस शानदार विचार का बहुत खुले दिल से स्वागत किया और अपनी आधी दौलत इस अच्छे काम के लिए दान कर दी।
यह एक ऐसी शुरुआत थी जो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सच्चे प्यार और इंसानियत की नींव पर खड़ी थी। रात का वह समय बहुत खूबसूरत और आरामदायक लग रहा था जब विक्रम और तारा अपने कमरे की खुली बालकनी में ठंडी हवा के बीच खड़े थे। शहर की वह रंग बिरंगी रोशनी बहुत दूर तक फैली हुई थी, लेकिन आज इन दोनों को इस बड़े शहर की भागदौड़ से कोई भी मतलब नहीं था। वे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और उनके दिलों की धड़कनें एक बहुत मीठे और प्यार भरे संगीत की तरह धड़क रही थीं। विक्रम ने धीरे से तारा के माथे को चूमा और दोनों ने आने वाले खूबसूरत कल के सपने सजाना शुरू कर दिया। तारा को यह पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि एक छोटे से गांव से निकलकर इस बड़े साम्राज्य तक का यह सफर सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। यह किस्मत का एक बड़ा फैसला था जिसने उसे उस रात उस घने जंगल में विक्रम की जान बचाने के लिए सही समय पर वहां भेजा था। अगर वह उस दिन डर कर पीछे हट जाती तो शायद आज न्याय और सच्चाई का यह इतना बड़ा सूरज कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। यह कहानी इस बात का पक्का सबूत थी कि साहस और इंसानियत के आगे कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती है। अगले दिन सूरज की वह नई और चमकदार रोशनी महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जो एक नई उम्मीद का सीधा संदेश दे रही थी। विक्रम अपनी नींद से जागा और उसने अपने पास सो रही तारा को बहुत प्यार और एक सच्चे सुकून भरी नजर से लगातार कई पलों तक देखा। उसका दिल बहुत ज्यादा कृतज्ञ था, क्योंकि तारा ने उसे सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं दी थी, बल्कि उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान भी बनाया था। अब उनके सामने कोई दुश्मन या खतरनाक साजिश नहीं बल्कि सिर्फ एक लंबा और खूबसूरत रास्ता था। तारा भी धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराई और उसने विक्रम के हाथ को अपने हाथों में लेकर उस नई सुबह का बहुत खुशी से स्वागत किया। आज उन्हें अपने उस नए चैरिटी ट्रस्ट का उद्घाटन करने के लिए शहर के एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। वे दोनों पूरी तरह से तैयार होकर उस नए सफर की शुरुआत के लिए बाहर निकले, जहां अब वे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएंगे। यह जीत उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक शानदार और महान जीवन की बहुत सुंदर शुरुआत थी। राहुल की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर और व्यापारिक दुनिया में एक बहुत बड़ी और भारी शांति छा गई थी। समाचार चैनलों पर सिर्फ विक्रम और तारा की इस शानदार जीत और न्याय की बहाली की ही खबरें लगातार चल रही थीं। पुलिस की कड़ी पूछताछ में राहुल ने अपने सभी काले कारनामों और हत्या की उन भयानक साजिशों को पूरी तरह से कबूल कर लिया था। अदालत ने बिना कोई समय बर्बाद किए उस खूंखार अपराधी और उसके सभी गुंडों को उम्र कैद की बहुत कड़ी सजा सुना दी। यह न्याय की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। विक्रम अब अपने उस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह से साफ करने और उसे फिर से मजबूत बनाने के काम में तेजी से जुट गया था। उसने कंपनी के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकालकर उनकी जगह बहुत ही ईमानदार और होनहार नए लोगों को नियुक्त कर दिया। तारा की व्यापारिक समझ और उसका वह अचूक रणनीतिक दिमाग कंपनी के लिए हर कदम पर बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा था। विदेशी निवेशकों ने भी विक्रम के इस नए और मजबूत नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा जताते हुए फिर से निवेश करना शुरू कर दिया। एक सुबह विक्रम अपनी कंपनी के सबसे ऊंचे और आलीशान कार्यालय में अपनी कुर्सी पर बहुत ही सुकून के साथ बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर देखते हुए वह उन सभी मुश्किल दिनों को याद कर रहा था जब उसकी जान लेने के लिए साजिश रची गई थी। तभी तारा वहां एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक साड़ी पहनकर आई, जो विक्रम की आंखों को बहुत ही ज्यादा सुकून और खुशी दे रही थी। विक्रम अपनी कुर्सी से उठा और उसने तारा के हाथों को अपने हाथों में लेकर एक बहुत ही प्यार भरा स्पर्श किया। मेरी जिंदगी में अगर तुम उस रात एक फरिश्ते की तरह नहीं आती तो आज यह सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। तुमने न सिर्फ मुझे मौत के उस भयानक मुंह से बाहर निकाला, बल्कि इस पूरे साम्राज्य को भी उस नीच राहुल से बचा लिया। अब यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें वह सारा सम्मान और असली खुशी दूं जिसकी तुम पूरी तरह से हकदार हो। विक्रम के इन सच्चे शब्दों को सुनकर तारा की आंखों में बहुत ही खुशी और सच्चे प्यार के कुछ आंसू चमकने लगे। विक्रम ने एक बहुत बड़ा और भव्य समारोह आयोजित करने का फैसला किया ताकि वह तारा को अपनी असली रानी का दर्जा दे सके। उनकी पहली शादी बहुत ही जल्दबाजी और एक भारी तनाव के बीच हुई थी, जिसमें कोई सच्ची खुशी या बड़ा जश्न बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए विक्रम चाहता था कि यह दूसरी शादी पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही यादगार और शानदार पल बनकर सामने आए। महल के कोने कोने को बहुत ही खूबसूरत
और विदेशी फूलों की तेज महक और रोशनी से पूरी तरह से सजाया गया था। शादी के उस खास दिन महल का पूरा माहौल किसी असली जन्नत से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था, क्योंकि हर तरफ खुशी थी। तारा ने एक बहुत ही कीमती और राजशाही लाल जोड़ा पहना था, जिसे देश के सबसे महान और बेहतरीन कारीगरों ने खास तौर पर बनाया था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी गांव वाली सादगी और एक नई रानी का तेज दोनों बहुत ही अच्छी तरह से एक साथ झलक रहे थे। विक्रम भी एक बहुत ही शानदार शेरवानी में किसी महान सम्राट की तरह अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब तारा अपनी सहेलियों के साथ उस बड़े हॉल की तरफ धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी, तो वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान रह गए। उसकी वह बेमिसाल खूबसूरती और उसका वह शांत आत्मविश्वास किसी को भी अपनी तरफ तुरंत आकर्षित करने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी था। विक्रम की आंखें तारा को देखकर पूरी तरह से चमक उठीं और उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब और भाग्यशाली इंसान बन गया है। उसने आगे बढ़कर अपनी रानी का हाथ बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ थाम लिया और उसे मंच तक ले गया। शादी की वह पूरी रस्म एक बहुत ही पारंपरिक और पवित्र तरीके से सभी बड़े पुजारियों के खास मंत्रों के बीच संपन्न की गई। विक्रम ने तारा की मांग में सिंदूर भरा और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और अपने दिल की सबसे बड़ी मालकिन घोषित कर दिया। वहां मौजूद सभी मेहमानों ने खड़े होकर बहुत ही जोर से तालियां बजाईं और इस नई और खूबसूरत जोड़ी को अपना सच्चा और पूरा आशीर्वाद दिया। तारा ने अपनी आंखें बंद कीं और उस ऊपर वाले का बहुत ही सच्चे दिल से धन्यवाद किया जिसने उन्हें मिलाया था। दावत के दौरान बहुत सारे बड़े नेता और देश के सबसे अमीर व्यापारी तारा को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उसके पास लगातार आ रहे थे। अब कोई भी उसे एक छोटी या अनपढ़ गांव की लड़की समझने की वह पुरानी और घिनौनी गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सभी जानते थे कि यह वही महान लड़की है जिसने राहुल जैसे खतरनाक इंसान का बहुत बड़ा घमंड तोड़ा और कंपनी को बचा लिया। तारा ने सभी का बहुत ही नम्रता और एक मीठी मुस्कान के साथ स्वागत किया, जिसने सबका दिल पूरी तरह से जीत लिया। जश्न के बाद जब रात का अंधेरा और एक बहुत ही सुकून भरी शांति पूरे महल पर छा गई, तो वे दोनों अकेले खड़े थे। विक्रम और तारा अपने उस खास कमरे की बालकनी से बाहर चांद की उस बहुत ही सुंदर और सफेद रोशनी को चुपचाप निहार रहे थे। हवा में एक बहुत ही अजीब सी ठंडक और फूलों की मीठी महक थी, जो उनके इस नए जीवन को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रही थी। विक्रम ने तारा को बहुत ही मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और उसे महसूस कराया कि वह हमेशा सुरक्षित है। तुमने मेरे दिल और मेरी इस पूरी दुनिया को इतने खूबसूरत तरीके से जीत लिया है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। मैं यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी उस महान इंसानियत और तुम्हारी इस बेजोड़ सादगी को कभी भी कम या खत्म नहीं होने दूंगा। तारा ने मुस्कुराकर विक्रम के सीने पर अपना सिर रखा और उसकी उन तेज और गर्म धड़कनों को बहुत ही ज्यादा करीब से महसूस किया। यह एक ऐसा सच्चा प्यार था जो किसी पैसे या ताकत की नीच बुनियाद पर बिल्कुल भी नहीं टिका हुआ था। अगले ही दिन तारा ने गांव के उन सभी गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अपना वह बहुत बड़ा नया चैरिटी ट्रस्ट शुरू कर दिया। उसने विक्रम के साथ मिलकर देश के कई दूरदराज इलाकों में नए और आधुनिक अस्पताल बनाने की एक बहुत ही बड़ी योजना पर काम शुरू किया। उसे यह अच्छी तरह से याद था कि गांव में अच्छी चिकित्सा न होने के कारण बहुत से लोगों को भारी और भयानक दुख उठाना पड़ता है। विक्रम ने अपनी पत्नी के इस नेक इरादे में अपनी पूरी दौलत और अपनी ताकत बिना किसी सवाल के लगा दी। कुछ महीनों के बाद वह साधारण सा दिखने वाला पुराना गांव अब एक बहुत ही विकसित और पूरी तरह से नए इलाके में बदल चुका था। तारा ने वहां के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार के बहुत से नए और शानदार साधन बहुत ही आसानी से उपलब्ध करवा दिए थे। गांव के लोग तारा को किसी देवी की तरह बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, क्योंकि उसने उनके उस मुश्किल जीवन को पूरी तरह से संवार दिया था। जब भी तारा वहां जाती थी तो बच्चे और बड़े सभी उसके पास दौड़कर अपना पूरा प्यार जताने आ जाते थे। कंपनी में भी तारा ने कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छे और नए नियम लागू किए ताकि किसी के साथ कोई भी अन्याय न हो सके। उसने काम के घंटों को बहुत सही किया और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के बहुत सख्त और कड़े नियम अच्छी तरह लागू किए। बोर्ड के सदस्य अब तारा की हर एक व्यापारिक सलाह को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनते थे और उस पर बिना सवाल किए अमल करते थे।
विक्रम अक्सर मजाक में कहता था कि तारा अब उससे भी बहुत बड़ी और समझदार व्यापारी बन चुकी है, जो सच था। 1 साल पूरा होने पर विक्रम और तारा ने अपने उस खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा और बहुत निजी सफर तय किया। वे उसी घने और शांत जंगल में वापस गए जहां उनकी वह पहली और बहुत ही ज्यादा खौफनाक मुलाकात उस भारी तूफान की रात हुई थी। वह पुरानी लकड़ी की झोपड़ी अब भी वहीं पर बहुत ही सुरक्षित मौजूद थी, जिसे विक्रम ने तारा की यादों के लिए खास तौर पर बचाकर रखा था। दोनों ने वहां बैठकर उन सभी पुरानी और डरावनी घटनाओं को बहुत ही मुस्कान के साथ याद किया। यह वही जगह है जहां मुझे मेरी जिंदगी का वह सबसे कीमती और नायाब हीरा बहुत ही आसानी से मिट्टी के अंदर मिल गया था। विक्रम ने उस पुरानी चारपाई की तरफ देखते हुए कहा, जहां तारा ने अपने अचूक लेप से उसके उन गहरे घावों का पूरा इलाज किया था। तारा ने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत की लिखी हुई एक बहुत ही पक्की और बड़ी योजना थी। अगर राहुल ने तुम्हें मारने की वह भयानक चाल नहीं चली होती, तो शायद हम दोनों कभी भी नहीं मिल पाते। सच में बुराई, चाहे कितनी भी ज्यादा ताकतवर और बड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा अच्छाई को सामने लाने का एक नया रास्ता बना ही देती है। राहुल की उस भारी नफरत ने ही हमारे इस बहुत ही सच्चे और गहरे प्यार को पनपने का यह बहुत ही खूबसूरत मौका हमें दिया था। विक्रम ने तारा के चेहरे को छूते हुए बहुत ही प्यार से कहा, और उस शांत जंगल में दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह समा गए। हवा की हल्की सरसराहट जैसे उनके इस अमर प्रेम को अपना पूरा और सच्चा आशीर्वाद अच्छी तरह दे रही थी। कुछ सालों के बाद तारा ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से खुशियों से भर दिया। विक्रम उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि अब उसका परिवार पूरी तरह से मुकम्मल और बहुत सुंदर हो चुका था। उन्होंने उस बच्चे का नाम आदित्य रखा, जिसका सीधा मतलब सूरज होता है, जो हमेशा अंधेरे को पूरी तरह मिटाकर एक नई रोशनी लाता है। तारा एक बहुत ही अच्छी मां साबित हुई और उसने बच्चे को भी अपने जैसे अच्छे संस्कार दिए। आदित्य के बड़े होने के साथ साथ विक्रम और तारा का व्यापारिक साम्राज्य भी पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से और मजबूती के साथ फैल रहा था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उस बेशुमार पैसे को अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया और हमेशा जमीन से पूरी तरह जुड़े रहे। तारा अभी भी अपने फुर्सत के पलों में अपनी उन खास जड़ी बूटियों की बहुत ही ध्यान से देखभाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। विक्रम हर कदम पर अपनी पत्नी की इस बड़ी सादगी और उसकी इस बेमिसाल इंसानियत पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता था। यह कहानी उस एक साधारण सी गांव की लड़की की है, जिसने अपने बहुत ही तेज दिमाग और निडरता से एक बहुत बड़े तूफान का सामना किया। उसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत किसी इंसान के बाहरी कपड़ों या उसके भारी बैंक बैलेंस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है। असली ताकत तो इंसान के उस मजबूत चरित्र और उसकी उस सच्ची इंसानियत में होती है, जो उसे हर बड़ी और मुश्किल परिस्थिति में हमेशा खड़ा रखती है। तारा की इस महान यात्रा ने बहुत सी दूसरी औरतों को भी अपनी जिंदगी में कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। राहुल जैसे अपराधी का वह बहुत ही भयानक और बुरा अंत इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। घमंड और लालच की कोई भी बुनियाद बहुत ज्यादा समय तक कभी टिक नहीं सकती और एक न एक दिन उसे मिट्टी में जरूर मिलना ही पड़ता है। विक्रम ने अपने जीवन के उस सबसे मुश्किल और दर्दनाक समय से बहुत कुछ नया सीखा था, जिसने उसे एक बेहतर और बहुत सच्चा इंसान बना दिया। न्याय हमेशा अपना सीधा रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है, चाहे उसे कितनी भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़े। आज विक्रम और तारा का नाम पूरे देश में सिर्फ उनकी उस बहुत बड़ी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उनके उस नेक और अच्छे काम के लिए जाना जाता है। उनका बनाया हुआ वह बड़ा चैरिटी ट्रस्ट आज लाखों गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक बहुत ही नई और सच्ची उम्मीद की किरण बन चुका है। तारा का वह अदम्य साहस और विक्रम का वह सच्चा प्यार उनके उस विशाल साम्राज्य की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मजबूत नींव बन चुके हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी के इस बहुत लंबे और सुंदर सफर का पूरा आनंद ले रहे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर और आदर्श जीवन है, जहां एक अमीर व्यापारी और एक साधारण लड़की ने मिलकर सारे झूठे सामाजिक नियमों को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि जब दो सच्चे लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो वे किसी भी बड़े से बड़े और खतरनाक दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। तारा की आंखों में
आज भी वही पुरानी चमक और एक बहुत ही शांत आत्मविश्वास है जो उसने उस भारी और डरावनी रात के तूफान में पहली बार विक्रम को दिखाया था। उनका जीवन अब पूरी तरह से संपूर्ण और एकदम सुरक्षित है।